I consider her one of the unsung heroes, but a hero nevertheless. With us, we have the MLA from Greater Kailash Vidhan Sabha, Shrimati Shikha Rai ji. केजरीवाल को तो अगर उसने सोचा तो शराब के बारे में सोचा कि कैसे उसमें से पैसा बना लिया जाए। मतलब 8 करोड़ का प्रोजेक्ट हो और उस पे 80 करोड़ की आप एड लगा लो। मैं समझती हूँ पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नेंस के नाम पे, सरकार के नाम पे शायद कुछ था ही नहीं। ये ग्रेटर कैलाश बेचारा अब नाम का ही ग्रेटर कैलाश रह गया था। गटर कैलाश बनाया हुआ था इन लोगों ने। तो सुविधाएं थी जो हमसे छीन ली गई। हमारे तो वो इलाके हैं जिनके पास सब कुछ था। बट आपके जो पीछे वाली सरकार थी और इस एरिया के जो एमएलए थे, वो मर्की वर्ड उनके साथ बड़ा सिनोनिमस जाता है। मैं तो नाम लेके बोलूंगा, दैट इज सौरभ भारद्वाज थे। चूंकि परसेप्शन की राजनीति वो कर रहे थे और मैं उन्हीं के एक वार्ड में नीचे 2 टर्म की कॉर्पोरेटर थी, तो मुझे हकीकत पता थी। ये जो आप ड्रेन्स के सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी सोचा ही नहीं गया। मतलब इतनी नॉन गवर्नेंस। इस सरकार को ये लगा, लोग कह रहे हैं पानी कम हो रहा जा रहा है, आ नहीं रहा, लो ट्यूबवेल लो, पानी लो, खत्म काम। हमने तो अपनी बात पूरी कर दी कि आपके घर पे पानी पहुंच गया। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि हम पानी को ट्रीट करने के पैसे देते हैं सरकार को, तो हमें ट्रीटेड वाटर क्यों नहीं मिलता। मीम बन गया है बट मैम कि मिंटो ब्रिज है ही इसके लिए कि पता लगे कितना जल भराव हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन आप इस बार देखिए, इस बार डेफिनेटली उसमें है, बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है। बारामुल्ला की ट्रेन, क्योंकि इट मैटर्स टू अस, वो साउथ से हमारे सारे निकलती है जी। मतलब 150 ट्रक मलबा तो हमने अपने बी ब्लॉक के नाले में से निकलवाया, विच फॉल्स इनटू बारामुल्ला। आज क्यों इतना बड़ा एक इशू आया कि जी वो वहां से एक पूरी झुग्गी उठवा दी गई, पूरी कॉलोनी विच वाज लाइंग ऑन दी वेरी एज, यानी उसके मुंह पे, मुहाने पे, जहां से बारामुल्ला को खुल करके नीचे जाना था, वो उसके ऊपर बैठी थी। बट देयर आर सम इश्यूज जो आए, हम लोगों ने ग्रुप्स पे भी डाला, उनके तरफ से भी आए। एक स्ट्रे डॉग्स का इशू बहुत ज्यादा है जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। डब्ल्यू ब्लॉक में स्पीड ब्रेकर्स जब से आए, पीपल थिंक उससे काफी एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। सम वेरी सीरियस एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड। मतलब जीके एक आज एक कंजेस्टेड कॉलोनी बन गया है। अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर आ रहा है यहाँ पे तुगलकाबाद से होते हुए या कहीं से, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि उसमें से निकल सके। घंटों घंटों लोग उसमें फंसे रहते हैं जी। एनी सोल्यूशन मैम फॉर दैट? बिल्कुल। करण वर्मा अनप्लग्ड में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो वैसे तो राजनीति से हैं। देखिए, राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ हैं जो सुर्खियों में बने रहते हैं और कुछ हैं जो जनता के बीच पाए जाते हैं। कुछ हैं जो हर समय विवादों के बीच में मिलते हैं हमें, और कुछ होते हैं कभी कभी जो समस्याओं के समाधान के बीच मिलते हैं। टुडे वी हैव विद अस अ वुमन हु हैज ब्रोकन द ग्लास सीलिंग। जी हां, I consider her one of the unsung heroes, but a hero nevertheless. With us, we have the MLA from Greater Kailash Vidhan Sabha, Shrimati Shikha Rai ji. Ma'am, it's an honor to have you here. And I use the word unsung because you let your work speak for yourself always. And काफी लोग हैं, मेरा आई कम फ्रॉम जीके, तो मेरे लिए इट वाज ऑलवेज कि मुझे आपके बारे में थोड़ा जानना है। योर जर्नी, इट्स बीन सच एन इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड पीपल दे डोंट नो कि एक एमएलए की लाइफ एक्चुअली होती कैसी है, क्या होता है। और आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है दिल्ली विधानसभा में जो अभी बीता, एंड यू डिड इट सो साइलेंटली एंड सो ग्रेसफुली। तो वेलकम टू द शो, एंड हाउ आर यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल करण जी नमस्कार to all your viewers also, and thank you so much कि आपने पॉलिटिकल फील्ड के किसी व्यक्ति को एक हीरो की संज्ञा भी दी। बिकॉज मोस्टली जो है इस पॉलिटिक्स की दुनिया में से बाहर जो लोग हैं वो इसको कुछ ऐसी नज़र से ही मुझे लगता है देखते थे कि शायद पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही मर्की प्लेस होती है और शायद उसमें भी सारा दिन पॉलिटिक्स ही होती रहती है। बट आई थिंक थैंक्स टू मोदी जी, मुझे लगता है कि ये परसेप्शन
अब इंडिया में भी बहुत बदला है एंड थैंक्स टू पीपल ऑल्सो कि वो अब समझने लगे हैं। मुझे लगता है बाइफरकेट करके चीज़ों को देखने भी लगे हैं कि क्या एक्चुअली वाकई पॉलिटिशियंस जो है वो करते हैं या करना चाहते हैं। और थैंक्स टू यू कि आप ने मुझे लगता है कि इसलिए इस फील्ड के किसी व्यक्ति को अपने इस प्रोग्राम में चुना कि आप भी चाहते होंगे कि इस फील्ड के लोगों को आम लोगों को भी पता चले कि कैसे हाउ डू दे वर्क एंड व्हाट ऑल इज डन एक्चुअली इन दिस फील्ड। सो मैम, एक्चुअली ना व्हेन यू से मर्की वर्ल्ड, यू कांट ब्लेम एनीवन, बट आपके जो पीछे वाली सरकार थी और इस एरिया के जो एमएलए थे, वो मर्की वर्ड उनके साथ बड़ा सिनोनिमस जाता है। और मैं तो नाम लेके बोलूँगा, दैट इज सौरभ भारद्वाज थे। एंड उनकी जो इमेज आई, उनके जो विजुअल्स आए, एक रैश बिहेवियर जो पूरा था, एक केजरीवाल सरकार का जो हम लोगों ने टाइम देखा, दैट वाज अ हॉरिड टाइम। वो जो 11 साल थे एंड टुवर्ड्स द एंड ये हालत हो गई थी कि अब सर्वाइवल की बात है। बिल्कुल। एंड उससे कॉन्ट्रास्ट जब मैं आपसे मिला तो आई मीन यू वर सो वेलकमिंग। एंड आपका, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज ऑलवेज द डोर इज ओपन, वन कैन एक्चुअली गेट टू मीट यू, स्पीक विद यू, एंड वन डजंट फील कि हम किसी बहुत ऊंचे पद पे किसी से कर रहे हैं। यू आर लाइक वन ऑफ अस। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट हैज बीन क्वाइट अमेजिंग। थोड़ा सा मुझे प्रकाश आप डालिए, व्हाट डिड यू इनहेरिट लाइक व्हेन यू केम इन? तो क्या हालत थी दिल्ली की? बिकॉज आपने कई काम कराए, हम उस पर आते हैं रुक के, बट पहले तो व्हाट डिड यू इनहेरिट? व्हाट वाज द मेस दैट यू इनहेरिटेड? वेरी ट्रू करण जी। सच में मैं इलेक्शन इस जीतने के बाद, एमएलए के बनने के बाद जी, मुझसे सब पूछते तो मुझे ये लगता था कि मुझे ये इलेक्शन कंटेस्ट करना इतना टफ कभी नहीं लगा जितना अब इलाके में काम करना लग रहा है। वाई सो? बिकॉज मैं समझती हूँ पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नेंस के नाम पे, सरकार के नाम पे शायद कुछ था ही नहीं। एक परसेप्शन की सरकार चल रही थी, परसेप्शन का पॉलिटिक्स हो रहा था, और जिसकी आड़ में ये सब कुछ चलता जा रहा था कि आप 2 बार जीत गए, आपने सरकार बना ली। पर मैं ये समझती हूँ कि कोई भी सरकार होगी जो कभी भी, मैं ऐसा सोचती हूँ, जब वो जीत करके आती है, चाहे कैसे भी आ गई हो, क्योंकि आप भी अगर इनके बैकग्राउंड देखेंगे तो इस पार्टी की, देखिए बेसिकली उनके पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई लंबा संघर्ष का उनका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ना सोशल सर्विस का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, विपक्ष की भूमिका का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं आपकी, जब आप सरकार में आते हो और जब आप चलाना चाहते हो तो तब ये चीज़ें काम आती है, जो इनके पास बिल्कुल नहीं था। 2013 में पार्टी बनी और जनवरी में और दिसंबर में सरकार बना दी, मतलब 29 जीत के आ गए और 15 में सरकार बना दी। सो दे नेवर हैड दैट काइंड ऑफ, आप सोचिए, ना विजन, ना आइडियोलॉजी, ना एक्सपीरियंस, और ना कोई इच्छा। क्योंकि जब कोई लंबे संघर्ष के बाद अपने पॉलिटिकल जीवन में कुछ अचीव करता है तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक इच्छा होती है। इनको जैसे ही कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो विधायक थे ग्रेटर कैलाश के, वो जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते एकदम से अन्ना जी का आंदोलन से पार्टी के साथ जुड़े एंड विद इन अ ईयर और सो वो विधायक हो गए। तो आप सोचिए कि वो आ ही नहीं सकता। चलिए, फिर भी ये होता है कि उसके बाद जब आपको मिल गया, देन यू गॉट गुड 10 years कि आप उस सारी चीज़ को, मतलब सरकार को भी और एक विधायक को भी, कि आप अपने इलाके के चीज़ों को और बढ़ाते या दिल्ली को और आगे लेकर के जाते। पर उल्टा ये हुआ कि जो कुछ बेसिक एमिनिटीज दिल्ली की जनता के पास थी, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रेटर कैलाश जैसे एरिया में, जहां आज से नहीं, जब से बसा है, इसके पास सब कुछ था। मैं दर्शकों को, बिकॉज जो लोग दिल्ली से हैं वो तो खैर जानते हैं ग्रेटर कैलाश एक समृद्ध इलाका है, इट इज पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली, बट फॉर दोज हु आर आउटसाइड दिल्ली, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस इन पर्सपेक्टिव। ये एक वन ऑफ द प्रॉस्परस एरियाज हैं where the per capita income is on the higher side. It is considered a sophisticated area, so called sophisticated area, but वहाँ की जो drainage facilities और चीज़ें थी, that were an absolute mess. We still, you know, trying to improve, but that is what ma'am is saying. So मैं यही बता रही थी कि जल बोर्ड का पीने का पानी या whatever, मतलब जल बोर्ड हमें देता था पानी, हमारे घरों तक पहुँचता था।
राइट। हमारा सीवर सिस्टम का कोई ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं आती थी, कभी गाय बगाए एक आध होता है, अलग चीज़ थी। लेकिन जब मैंने टेक ओवर किया है करण जी, मतलब देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा, जाता ही नहीं, आता ही नहीं। तो ये क्यों हुआ मैम? दिस इज ऑल मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस टोटल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना करने का है ये। क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ गवर्नेंस और कहाँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपकी होती है। जी। हमारे जैसे इलाकों में जहाँ पानी थ्रू पाइप्स जल बोर्ड का सप्लाई होता था, वहाँ आज क्या स्थिति है? जहाँ पानी नहीं आने की कोई दरकार हुई, तुरंत वहाँ बोर करवा दिया गया। All the tube wells, all the bores which over a period of time were shut down, कभी उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बिकॉज वो ट्रीटेड वाटर नहीं है जो हमें दे रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे इलाकों में भी आज जगह 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 वो ट्यूबवेल और बोर का पानी हम लोग पी रहे हैं अलॉन्ग विद द जल बोर्ड वाटर। पीपल डू नॉट गेट टू नो कि ये हमें क्या आ रहा है। उनको लगता है TDS इतना आई है पानी का, ये कैसे? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बोर का ट्यूबवेल का पानी मिक्स होकर के आता है हर एरिया में। इस सरकार को ये लगा, लोग कह रहे हैं पानी कम हो रहा जा रहा है, आ नहीं रहा, लो ट्यूबवेल लो, पानी लो, खत्म काम। हमने तो अपनी बात पूरी कर दी कि आपके घर पे पानी पहुंच गया। सो आई ऑलवेज यूज टू से कि हम पानी को ट्रीट करने के पैसे देते हैं सरकार को, तो हमें ट्रीटेड वाटर क्यों नहीं मिलता? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारे एरियाज तक भी जहां ये सब कुछ था हमारे पास, हमसे वो भी डिप्राइव हमें किया गया उससे। सो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस इज दिस कि 10, 11, 15 साल पहले जो चीज एक ऑलरेडी सिस्टम में हो, आप उसको भी खराब कर लो। दिस इज नो काइंड ऑफ ऑल शॉर्टकट्स, ऑल जिसे कहते हैं ना वैसे टाइप की चीजें करी गई जिनसे बस आज खुश हो, कल को जो होता है देखा जाएगा। टोटल वो चीजें जो दिखने में, जिसके ऊपर बोर्ड लग जाए, जिसके ऊपर नाम छप जाए। करण जी मैं आपको क्या बताऊं क्या हुआ है। हमारे यहाँ पर कुछ लाइट्स के, ट्यूब लाइट्स के खंबे लगे हैं जी। आपने कभी सुना है कि इनग्रेव करके विधायक का नाम उसमें लिखा गया है? इनग्रेव्ड, उन खंबों को बीच में से इनग्रेविंग करके काट करके मतलब एक तरीके से नाम खुदवाया गया है। दिस आई मीन स्ट्रीट लाइट के खंबे, उसके ऊपर लाइटें, उसके ऊपर एक एक लाइट पे प्लेट। ये किस तरह का मतलब हम सोचते हैं कि आप कहते हो आप आंदोलनकारी पार्टी थे, आप ईमानदार पार्टी थे, आप इस दिल्ली को पता नहीं क्या बनाना चाहते थे। बट ऑल हमारे विधायक जी तो क्या करते थे, पैसा अपना फंड इकट्ठा करते थे, फिर एंड में जब चुनाव आने वाला टाइम होता था, डस्टबिन इकट्ठे करो, स्पीड ब्रेकर्स इकट्ठे करो, बूम बैरियर्स इकट्ठे कर लो, चेयर्स इकट्ठी कर लो, कुछ ACs इकट्ठे कर लो, और फिर सारी RWS में लेकर के घूम के बोलो मेरे पास सामान है, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, ये सब कुछ दो। नाम 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 आपका दिख रहा है एवरीवेयर, यू आर सीन। दैट्स व्हाई आई सेड ये परसेप्शन की राजनीति, ये परसेप्शन की सरकार चलाते थे। देखिए पर परसेप्शन तो ऐसा है इनका, जिसे कहते हैं ना वो पापों का घर घड़ा भरता जाता है। फिर एक शीश महल सामने आया जिससे हमें दिखा कि भाई क्या कितने आम आदमी हैं ये, और एक जो शराब का घोटाला निकला। एंड देन द सिविक सिस्टम ऑल्सो जस्ट फेल अपार्ट। मुझे अभी भी याद है जो विधायक यहाँ पे थे सौरभ भारद्वाज, ये जब 2023 में जब फ्लडिंग हुई थी तो ये पहुंच गए थे वहाँ पर कि ये बराज इनके, हथनी कुंड बराज इनके हाथ में है, हमारे हाथ में है। ही हैड अ ऑन कैमरा फाइट विद द LG, ही कंप्लीटली ब्लेम्ड द LG। एंड इतना इनका हवा था एक कि ये तो हार ही नहीं सकते हैं। हाँ, मुझे अभी तक याद है अरविंद केजरीवाल ने भी एक आई थिंक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भले ही कुछ हो जाऊं, ये तो हार ही नहीं सकते हैं, इनका ऐसा परसेप्शन है। और ये आगे जा के लड़ रहे थे हर चीज में लड़ाई करना। यू जस्ट केप्ट वर्किंग साइलेंटली एंड इट जस्ट फेल अपार्ट। आपको लग रहा था ये होगा? बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, इवन योर बेस्ट ऑफ वेल विशर्स, इवन दोस्त जो GK में हैं, उनको लग नहीं रहा था एक स्टेज पे कि अरे शिखा राय जी विल क्रॉस द लाइन, बट यू वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू फाइनली वन इट क्वाइट वेल। बिल्कुल करण जी, मैंने जैसे कहा कि चूंकि परसेप्शन की राजनीति वो कर रहे थे और मैं उन्हीं के एक वार्ड में नीचे 2 टर्म की कॉर्पोरेटर थी, तो मुझे हकीकत पता थी। ठीक है, मैंने 2020 में भी इलेक्शन इनके खिलाफ किया था, लेकिन तब परसेप्शन इस सरकार ने ऐसा बना रखा था लोगों के बीच में कि उनको बड़ी उम्मीदें लग रही थी तब भी। लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ आपने कहा उसने सब उनकी उम्मीदों को ध्वस्त किया, और इसीलिए मुझे पता था कि ये एक बना हुआ गुब्बारा है।
मुझे केवल इसमें एक पिन मारना है। वो पिन आपने कब मारा? वो कब मारना आपको किस पल पे लग गया था कि अब उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई? व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? यस, इट इज नॉट, आई डोंट थिंक सो। मैं जितना जमीन पे होती थी या मैं रही हूँ, मैं लोगों के बीच में थी, मुझे ये बहुत पहले से आभास था कि ये सरकार अब जाएगी। क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे उनके मन के उद्गार सुनते हैं अपनी कहने की बजाय, तो बहुत सी बातें सामने आती हैं। ये कब आपको चेंज दिखा शिखा जी? मैं बताता हूँ मुझे कब लगा, फिर पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके हिसाब से व्हेन डिड द वाज इट 2021 2022 व्हेन डू यू थिंक द टाइड टर्न्ड? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लिकर स्कैम शुरू हुआ, अगर आपको ध्यान होगा, तो लिकर स्कैम के बाद, लिकर स्कैम तो बाद में आया, उससे पहले जब ये लोगों के बीच में ठेके खोलने का काम कर रहे थे लगातार, और हम लोग तब ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि रेजिडेंशियल एरियाज, मंदिर, स्कूल उसके पास मत खोलिए, और हमें जगह जगह जा करके वो ठेके बैठ करके बंद करवाने पड़े, तो लोगों को लगा था कि ये सरकार गलत कर रही है। मैं आपको बताऊं, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द ओनली पॉइंट, या दैट वाज द वो एक तब उनको ये लगने लगा था ये गलत कर रहे हैं, बिकॉज पीपल हु आर फेड अप इन देयर फैमिलीज एंड इन देयर लाइव्स विद द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, जो इस लेकर के कारण घर बर्बाद होते हुए जिन्होंने देखे, तो उनको तब महसूस हुआ कि ये तो कहीं कहीं भी नहीं सोच रहे हैं, कहीं भी जो है ये ठेका खुल रहा है। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, जो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ उस समय लोगों को ये लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट इवन एट दैट पॉइंट दे वांटेड द गवर्नमेंट नॉट टू बी देयर, बट इतना जरूर था, उनको लगा ये गलत हुआ है, राइट? अब उसके बाद धीरे 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 जब लिकर स्कैम सामने आया, कि न केवल उनके साथ ज्यादती हो रही थी, बल्कि हमारे पैसे के साथ ज्यादती हुई, दिल्ली के रेवेन्यू के साथ ज्यादती हुई, एंड देन अल्टीमेटली व्हेन द डेप्यूटी सीएम, व्हेन अदर मिनिस्टर्स वेंट टू जेल, आई थिंक इट वॉज अनदर स्टेप, जब लोगों को लगा कि ये तो वाकई जो बीजेपी कह रही थी ये तो अप्रूव होता जा रहा है। एंड देन फाइनली जब केजरीवाल गए, क्योंकि तब तक तो वो यही बनाते आ रहे थे, हमारे ऊपर झूठे आरोप हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट ने ही कह दिया और उनको अंदर जाना पड़ा, तब लोगों को पता चला वाकई में ये इतना बड़ा स्कैम था और ये इतने फ्रॉडी लोग हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे, नॉट ओनली दैट, लिकर स्कैम एक तरफ, बर्बादी एक तरफ, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जब बेसिक एमिनिटीज भी उनकी हालत बद से बदतर होती गई, और कोई कहीं सुनवाई नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, इनको फिर से एक बार ये लग रहा था कि बेंच लेके आएंगे, डस्टबिन लेकर आएंगे, झूले लेकर आएंगे और लोग खुश हो जाएंगे। लोगों ने कहा नहीं, इस बार इनफ। एंड देन आफ्टर 2024 इलेक्शन, जब लोगों ने मोदी जी पे दोबारा तिबारा जो विश्वास दिखाया, साथ में साथ दे दी, वो इट जो है ना, वो नेल इन द कॉफिन हुआ, बिकॉज अब लोगों को एकदम पक्का दिल्ली की जनता को विश्वास हो गया। इससे पहले क्या था कि ऊपर मोदी जी को रखेंगे, नीचे केजरीवाल को रखेंगे, लेकिन केजरीवाल का शीश महल, लिकर स्कैम, अंदर जाना, बेसिक एमिनिटीज का ध्वस्त होना, और उसके बाद मोदी जी में विश्वास बढ़ना, बीजेपी में विश्वास बढ़ना, इस सारी चीज से बिल्कुल मैं इस बार आश्वस्त थी कि सरकार तो बदलेगी 100%। मुझे, मैं बताऊं आपको कब लगा कि दिस इज, आपने जो बातें कही वो तो सारी हैं ही, दे वर ऑल एडिंग अप एंड बिल्डिंग अप। आई थिंक द डे दे वन एमसीडी, वहां से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा अभी तक दे कुड गेट अवे कि अरे ये एमसीडी के अंडर आता है, ये हमें एलजी नहीं करने देते हैं। फाइनली जब एमसीडी में भी इनकी सरकार हो गई, और दिल्ली सरकार तो थी ही थी इनकी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, एंड द कंप्लीट सिविक फैसिलिटीज जो आपने कहा वो पूरी तरह फॉल अपार्ट कर गई। मतलब इस कदर कि 53 पीपल डाइड लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन, डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स नहीं हुई, लोग इलेक्ट्रिक्यूशन से मर गए, जल भराव हो गया। आई थिंक दैट इज व्हेन जो पानी आने लगा, जो घरों में पानी आ रहा है, दैट वाज सो बैड। तो आई थिंक वहां से फिर जनता की ये बात आ गई कि ये तो बात अब पानी पीने तक का हमें नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिक्यूट हो के हम लोग मर रहे हैं, अब कुछ नहीं बचता, वी हैव टू गेट रिड ऑफ हिम। बिल्कुल। एंड आपकी भूमिका, लाइक व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, मेरे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है। दो चीजें इसमें, एक तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन एमएलए एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ समवन वेटिंग टू बी एन एमएलए। लाइक आपने जब 2020 में आपने कंटेस्ट किया, यू डिड नॉट विन, बट यू हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम,
लाइक अनलाइक दीज पीपल जो 2013 में प्रॉप अप हो गए, आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है. लाइक यू हैव बीन अ सक्सेसफुल एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट, देन आप महिला मोर्चा आपने संभाला, देन यू वेंट ऑन टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द साउथ दिल्ली स्टैंडिंग कमिटी, right? South Delhi Municipal Corporation. So many. You were the first woman leader of the house at MCD. So you were breaking glass ceilings after glass ceilings, and you patiently waited. वो जो वेट था आपका 2020 से 25 तक का, that must have tested your patience. उस समय आप अपने आप को, how do you keep yourself going that time? करण जी, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है. मैं आपको बताऊं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, कि इसमें इसका जो कार्यकर्ता है, मैंने नहीं देखा कि वो बहुत कहीं ऐसा उतावला होता हो कि अगर लंबे समय तक कोई सक्सेस नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ गया हो या उसने काम छोड़ दिया हो. हमारे बहुत से ऐसे सीनियर कार्यकर्ता हैं जिनको कभी भी कुछ नहीं शायद इलेक्टिव पॉलिटिक्स में मिला, स्टिल आज भी वो पार्टी के प्रांगण में होते हैं. वो वहाँ पर और बहुत से काम संभालते हैं जो हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ इलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करती है. हमारे पास जो सोशल वर्क के एस्पेक्ट्स हैं, पार्टी की हमारी लीडरशिप उसमें लगातार हर कार्यकर्ता को लगा के रखती है. जी. इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स, अगर दिल्ली के कार्यकर्ता की बात करूँ, दिल्ली में आए हैं, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ध्यान नहीं करते हुए कि मुझे पार्टी से क्या मिला, मुझे पॉलिटिक्स से क्या मिला. 27 साल आप लोग आउट ऑफ पावर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. 27 years. In spite of that, हमारे साथ आज भी वो साथी इस समय विधानसभा में हैं जो 27 साल पहले विधायक थे. आपका करियर भी मैम इतना ही होगा, करीब 30 साल का होगा. बिल्कुल. उसमें से 27 साल आपने बिना पावर के काटे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप ये समझ लीजिए, ये मैं यही समझती हूँ कि यही स्ट्रेंथ है हमारी पार्टी की, हमारे विचारधारा की, हमारी आइडियोलॉजी की, कि हम कभी ऐसी चीज़ों से शायद इधर उधर नहीं होते हैं. और ऐसा भी नहीं कि बहुत वेट करते हैं किसी चीज़ का, हम अपने काम करते रहते हैं. देखिए, कोरोना के समय में मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जितने कैंप लगे होंगे, जितने काम हुए होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा मुझे कोई ये बता दे कि वो कूदा हुआ था और उसके एफर्ट्स से ये सब हुआ. उस समय तो ये विधायक थे, ये हेल्थ मिनिस्टर्स थे, इनके मुख्यमंत्री थे. How did they do at that time? Not at all. क्रायोजेनिक कंटेनर्स तक नहीं थे और इनके पास ऑक्सीजन लेने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर से एक ओपन वीसी में इन्होंने बोल दिया था, अरे प्रधानमंत्री जी, ही यूज्ड टू प्ले विक्टिम ऑल द टाइम. देखिए, फर्स्ट जो वेव आई, हाँ जी, राइट, इन दैट अभी ऑक्सीजन का इशू नहीं था, बट द इशू वाज विद दी ये जो हमारे मजदूर वर्ग है, क्योंकि उनका एकदम से सारा बंद हुआ. एनीबडी हु वाज लाइक ऑन अ डेली वेज, उसका सब कुछ तुरंत से बंद हो गया था. दैट वाज आवर फर्स्ट चैलेंज, दैट इलेक्शन, अलॉन्ग विद दी पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे थे जी. अब उनको फीड करने का, उनको उनकी जिम्मेदारी लेने का किसने जिम्मा उठाया? दिल्ली सरकार ने. दिल्ली सरकार ने तो ये अरेंजमेंट कर दिया, आफ्टर अ मंथ ट्रक के ट्रक भर के जाओ भाई, आनंद विहार ISBT तक छोड़ दिया कि जाओ भाई, अपना भर भर के आप चलते जाओ. कोई दवाइयाँ नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं. हमारे विधायक तो वैसे ही उस समय शायद स्विट्जरलैंड छुट्टियां मनाने गए हुए थे, तो महीना 2 महीना वहीं स्टक रहे थे. यस, हमने नहीं देखा कि कोई मंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई सड़क पे हो, हॉस्पिटल्स में जा रहे हो. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, हर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी केजरीवाल की, जो मुझे याद है. उसी वेव के बाद ये बात भी तय हो गई थी कि देयर इज गोइंग टू कम अनदर वेव. सब ऑलमोस्ट ये चीज़ें आती जा रही थी. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मोदी जी ने शुरू कर दिया था बहुत सारे और प्रयासों को कि हमारे पास क्वारंटाइन के नए सेंटर्स बन जाएं. थैंक्स टू अमित शाह जी, जो अपने IBBT के साथ, जो हमारी ये बॉर्डर तिब्बतन फोर्स होती है, उसके साथ मिलकर के एक इतना बड़ा क्वारंटाइन सेंटर दिल्ली में इस्टेब्लिश किया, करण जी. अदरवाइज तो मैं बता नहीं सकती कि क्या हालत होती दिल्ली की. लेकिन उस सेकेंड वेव के पता होने के बाद कि कुछ ना कुछ वेरिएंट और स्ट्रिंजेंट आने वाला है, एंड दिस काइंड ऑफ जो डिजीज थी, इसमें ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट थी जी. फिर भी आप मतलब कोई अरेंजमेंट ही ना करो, सरकार के लेवल पे आप इंश्योर ही ना करो कि हमारे पास इतना पर्याप्त ऑक्सीजन होता कि लाशें दिल्ली में नहीं बिछती. यू नो, वन डे व्हेन जब
ये कांड हुआ कि बत्रा हॉस्पिटल में एक दिन ऑक्सीजन का उनका जो सप्लाई वाला चेन होती है वो थ्रू दी पाइपलाइन वो खत्म हो गई थी। 32 पेशेंट ऑन द स्पॉट डेथ हुई। शॉकिंग। सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन। मतलब आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की करोड़ों की ट्रेन जनता चलाई को थी उन्होंने, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई थी, एंड दिस मैन Arvind Kejriwal, the Delhi government, did not have a cryogenic container to receive that oxygen. He immediately took out a tender and he begged कि किसी के पास कंटेनर है, and then he was crying, मोदी जी हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे, मोदी जी हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे। What were you feeling from inside? उस समय हेल्पलेसनेस हो रही थी ये सब देख के कि गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है? देखिए, हम दिल्ली सरकार से तो कभी उम्मीद करते ही नहीं थे, आपको सही बताऊं, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में भी देखा और उससे पहले भी। बट आप फोन मिलाते थे, बात करते थे इनमें से किसी से? डिड यू एवर एंगेज विद आप पीपल कि भाई ये कर दो, यहाँ मैं देख रही हूँ ये चीज आ रही है? डिड यू एंगेज विद देम? पीपल यूज्ड टू कॉल देम, पर चूंकि सरकार का वो रिस्पॉन्स या लोकल विधायक का रिस्पॉन्स नहीं उतना होता था, तभी तो हम लोगों को, तभी तो मैं कह रही हूँ, ऑल दी पीपल हु आर इनटू सोशल सर्विस, ये तो हमारी देश की कोर में है सोशल सर्विस का। इसीलिए बहुत सारे लोग खुद कंटेनर्स ला रहे थे, कोई पंजाब से तो कोई हरियाणा से, जहाँ ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे जा रहे हैं, तो हम तो उसमें व्यस्त हैं। हमने सरकार की तरफ, इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। एंड आई टेल यू एट दैट मोमेंट, मतलब मैं अमित जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगी। पुलिस का जो सिस्टम था, गृह मंत्री करण जी, दैट वाज अ टोटली चेंज्ड फेस। Police used to arrange for the containers. They used to send it to the senior citizens जो घरों में बेचारे अकेले थे, क्योंकि हमारे एरियाज में बहुत सारे ऐसे हैं कि बच्चे बाहर हैं और सीनियर सिटीजन्स घर पे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग करती थी, उनकी फोन करती थी, उनको देखभाल करती थी, खाने पहुंचाती थी। तो इसलिए हमने सरकार की तरफ, हम तो ना इसलिए इनको कभी हम याद करते थे क्योंकि हमारे पास हम लोग खुद ही लगे हुए थे, हमारे सीनियर लीडरशिप हमें उसमें मदद करती थी, हमारे एमपीज उसमें हमें सपोर्ट करते थे। इस तरह से हमने वो सेकंड वेव जो है वो उसको पार किया। Horrible times, those were absolutely horrible times. So many people lost their loved ones. So those were tough days, Shikha ji. But then you've seen tough days always. I mean, you've been a person who's fought her way up. मैं अगर बात करूं, आपकी जो जर्नी है, that has been very interesting. Generally हम लोगों ने देखा those who are born in political families, उनको कई तरह से प्लेटर पे मिलता है। आप बिल्कुल जैसे होता है ना, नीचे से शुरू होके पहले पार्षद बनना है, फिर विधायक के लिए ट्राई करना है, फिर सिविक इश्यूज अंडरस्टैंड करने हैं, लॉ प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा हमें बताइए आपकी जर्नी, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट हैज बीन वेरी टफ। 27 साल आउट ऑफ पावर आपने देखा है। कैसे शुरू हुई पॉलिटिकल जर्नी, एंड टेल अस व्हाट गॉट यू इनटू पॉलिटिक्स प्लीज। सी वन थिंग इज देयर कि मैं शायद बचपन से ही मुझे थोड़ा ये हमेशा रहा, मतलब आप ये समझिए कि इन अ ग्रुप ऑफ पीपल आई वुड ऑलवेज बी द लीडर इन एनी एक्टिविटी। तो वो एक था ही, एक नेचुरल आप कह सकते हैं कि मतलब उसमें था। एंड जो मैंने बचपन से सोचा, आई वाज इन क्लास 4th और 5th, एंड जैसे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहोगे बड़े होकर के, तो मैंने कहा था एडवोकेट, वकील। सो इट वाज फ्रॉम द डे वन कि मुझे ये प्रोफेशन चूज करना है। दो माय फादर वांटेड मी टू बी एन IAS ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे इसीलिए आफ्टर ग्रेजुएशन कहा कि नहीं, अभी MA इंग्लिश करो, क्योंकि इन दोज डेज ऐसा ही होता था कि जो UPSC की तरफ जाना चाहते थे तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी जरूरी था। And we are talking about which state right now? आप कहाँ पर? पंजाब। पंजाब। You were born and brought up in Punjab. I'm born and brought up in Ludhiana. Okay, wonderful. Ludhiana. Yes. जी। So तो मैंने उनके कहने पे वो भी किया, लिटरेचर में MA भी किया, एंड फॉर गुड 1 or 2 years मैंने एज लेक्चरर भी किया काम। लाइक आई वाज, मतलब आई गॉट द जॉब, सो आई डिड इट, बट स्टिल मुझे लॉ मुझे प्रैक्टिस करनी थी। एंड इसमें मेरे नाना जी, ग्रैंडफादर का बड़ा एक वो रहेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू मीट हिम, तो मुझे एक ही बात कहते थे, बेटा जज बनना है, जज बनना है। आई डोंट नो, he was also law bachelor of his times, I'm talking about okay very very old days. तो एक होता है कि बचपन से मतलब एक बन गया था थे कि मुझे वकालत करनी है, वकील बनना है।
एंड आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कोई भी इश्यूज कहीं भी होते थे, लाइक मैंने कहा कि मैं लीडर कैसे होती थी अपने उसमें, कि कुछ स्कूल में कुछ इश्यूज ऐसे आए जो स्टूडेंट्स के उसके लिए करने होते थे, यू नो, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी द वन who took the lead in every matter. So मुझे जहाँ अनजस्टिफाइड कुछ चीज़ें लगती थी, कुछ मुझे लगता था यहाँ सुधरने वाला हो सकता है, तो मैं कूदती थी उसमें. और तो मुझे लॉ और ये ऐसा लगता था एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर मैं अपनी बात स्ट्रांगली कह करके बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस चीज़ों को फैसला दिलवा सकती हूँ. शायद इसलिए मेरा मन बना. एंड मेनली बिकॉज मैं बचपन में लिटरेचर पढ़ती थी बहुत सारा इसमें, तो और मैंने ये भी देखा कि इस फील्ड से ही लीडर्स निकलते भी हैं. सो आई थिंक राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरे माइंड में ये चीज़ें इनकलकेट हो गई थी. सो इवन देन व्हेन आई जॉइंड बार, तो मैंने बार का भी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया, जस्ट टू बी सो दैट कि डिसीजन मेकिंग बॉडी में मेरा रोल रहे, हिस्सा रहे, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू टेक गुड डिसीजंस वेयर आई एम, वेयर एवर आई एम. आई थिंक यही होता है जो नेचुरली आपको करता है. देयर आर मैनी अदर पॉलिटिशियंस हु गॉट इट बाय चांस, कि उनके घर में कोई और था तो उनकी जगह से उनको मिल गया. इट्स नॉट लाइक दैट. डेफिनेटली मैंने एक लंबी जर्नी इसके लिए at this time you were still in Punjab abhi. At that time I was still in Punjab when I joined bar. I joined Punjab and Haryana High Court. Okay. So then एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरी लाइफ में ये रहा जी, that I get to know Sushma Swaraj ji and was in her what should I say, the closest life also, part of her life, because मुझे बहुत समय उनके साथ मिला. मैं दिल्ली भी इसी उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया. एंड मैं प्रैक्टिस तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने शुरू कर ही दी थी. डेस्टिनी होती है कई बार किसी से मिलना और लाइफ का डायरेक्शन चेंज होना. जी बिल्कुल. बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मैंने पॉलिटिक्स के ये नुआंसेस सुषमा जी से सीखे, बिकॉज शी हरसेल्फ, एज वी ऑल नो, is a legend. Absolute legend. And as a everybody, I mean, bahar tak as a in the Ministry of External Affairs, तो क्या उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया. And everybody the world over just felt कि अच्छा सुषमा जी हैं तो if we are in trouble वो कहीं ना कहीं से हमें निकाल लेंगी. देखिए इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आप याद करके देखिए क्या होता था. एक सूटेड बूटेड हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूज्ड टू बी सीन इन दी फोटोग्राफ्स ऑफ इन द फ्रंट पेज न्यूज़ में, जहाँ वो दूसरे लीडर्स के साथ सिर्फ फोटो में खड़ा होता था. राइट. दैट वाज दी आई स्टिल मतलब मेरे ध्यान में जो था. बट आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडियंस, जनता, आम लोगों के ओरिएंटेड ये मिनिस्ट्री भी हो सकती है. ये एस्पेक्ट सुषमा जी ने दिखाया. अभी एक मूवी आई है डिप्लोमैट, एंड दैट्स अ रियल स्टोरी about a girl, how a girl was saved. बिल्कुल. And उसमें सुषमा जी की जो भूमिका थी, बिल्कुल, I तो know closely about this. हाँ, you know closely, I'm sure. तो इंडियन एम्बेसी एक वो स्थान बन गया था कि अगर आप दिक्कत में हो तो आप you can trust कि यहाँ you will be taken care of. It is so. आज आप उसी जो लेगेसी है जो फॉलो हो रही है, जी जी, वो यही है जो उसमें वो उसके कान में वो लड़की कहती है कि बस एक बार इंडियन एम्बेसी तक पहुंच जाओ. हाँ हाँ. So it is just the same. See, wherever she was, in whatever role she was, मैंने तो उनको देखा है. As a politician, as a wife, as a mother, as a sister, as a speaker, such a fine speaker, and as a representative in her constituency. In every role, she had a different, you know, her characteristic. And differently played and perfectly played. And she embodied our culture so well. हमारा अगर मैं कल्चर की भी बात करूं, वो जिस तरह से हिंदुत्व पे, सनातन पे बात करती थी, हर स्पीचेस इन यूएन, बहुत कुछ आपने आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा उससे. करण जी, मेरे लिए ये मैंने कहा कि बहुत फॉर्चुनेट एक पार्ट रहा. वाई? बिकॉज मेरी फैमिली भी, माय मदर, मतलब कोर जिसको कह दो कि हिंदू एंड सनातन. सो वो जो एक मेरे को ये था जीवन में कि मेरे को अपनी कुछ भी करते हुए साथ साथ ये भी रहना चाहिए. वो एस्पेक्ट मुझे बीजेपी में मिला. वो एस्पेक्ट मुझे सुषमा जी के साथ और स्ट्रांगली जो है उसको देख करके
उसको प्रैक्टिकली यूज करने का भी उनसे वो मिला। तो इसलिए सिर्फ एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, किस तरह से आप डिफरेंट रोल्स प्ले करते हुए परफेक्शन के साथ। उनका ये कहना होता था कि अगर आप अपना त्योहार मना रहे हो तो फिर वो त्योहार ही मनना चाहिए उस समय। फिर उस त्योहार का कोई एस्पेक्ट ऐसे नहीं छूटना चाहिए कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके कारण फिर वो त्योहार ही मनाती थी। उस समय वो एक दिन, एक घंटा, एक वो त्योहार की, उस दिन की हर छोटी छोटी नुआंस को वो डिटेल में खुद उसको देखती थी और पूरा करती थी। उस दिन उनका वो रोल ही होता था। She was very lively, very vibrant. I mean, I think we all miss her. We all really do miss her. एक भगवान ने उनको जो कंप्यूटर मेमोरी दी थी कि किसी का एक बार नाम, कोई फोन नंबर, एक बार जस्ट एक ही बार उनके सामने कोई बोलता था, जीवन पर्यंत वो उसको उस नाम से बुला सकती थी, उसका फोन नंबर भी उससे कर सकती थी। इतना ये उनके पास एक एडिशनल क्वालिटी थी। बिल्कुल। आपने एक बात और कही, जैसे सनातन की बात आपने करी, वो एक जो चीज़ आई एंड आप हमेशा से रहे हो। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सनातन इनिशिएटिव्स जो आपने, मैं अगर कहूँ, ग्रेटर कैलाश एरिया में और दिल्ली में करे हैं, जिनके बारे में लोगों को बहुत पता नहीं है। ज़रा आप थोड़ा सा आज शेयर करना चाहोगे क्या क्या उस क्षेत्र में आपके चीज़ें रहीं विच वी आर स्टिल बेनिफिटिंग? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मैं धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को स्पेशली, ये एक धर्म, रिलीजन तो मतलब उसका एक एस्पेक्ट है। अदरवाइज हिंदुत्व मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है, एक बिल्कुल लाइफ कैसे जी जा सकती है परफेक्टली बेस्ट तरीके से, वो हमें हिंदू धर्म सिखाता है जी। तो सिर्फ कर्मकांड या पूजा ये नहीं, लेकिन अगर इसके जो वैल्यूज़ हैं, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी एक इंसान बेस्ट तरीके से जीवन जी सकता है। तो सबसे पहले तो मैं कहीं भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं इस बात को प्रोफेस करने में, प्रैक्टिस करने में, लोगों को उसको अपनाने में बिल्कुल गुरेज नहीं करती है, करने कराने में कि भाई हिंदू धर्म केवल ये नहीं है कि आपको क्या पूजा अर्चना कैसे करनी है, पर आपको जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है। उसकी जो हमारा जो धर्म है वो भी बहुत साइंटिफिक है। देखिए, कुरीतियाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती हैं। वो एक सिस्टम में इतना सनातन, इतना पुराना, यानी सबसे पुराना, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, है कि उसमें कुछ ना कुछ कर्मकांड की कुरीतियां आ सकती हैं। बट अगर आप उसका कोर पे ध्यान देंगे तो वो बिल्कुल सच्चा, सुच्चा, साफ सत्य है। और वो जो अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं ना, अदर देन दैट कि हमें लगे कि ये इसमें सही है, ये गलत है, वो नहीं। तो कोर सनातन का जो है उसके लिए मुझे हमेशा ये रहता है कि भाई हमारे जो धर्म में कुछ ट्रेडिशंस भी बनाई गई हैं, कुछ कर्मकांड की भी ट्रेडिशंस जो बनाई गई हैं, वो इसलिए है कि उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक बात है। क्योंकि ये हमारा धर्म केवल एक व्यक्ति या एक कल्ट को फॉलो करने की चीज़ नहीं है। ये सदियों सदियों से एक्सपीरियंसेस, पूरे तप के बाद किसी एक फील्ड में, बी इट इन हेल्थ, बी इट इन अपना आपका अध्यात्म, बी इट इन लाइफस्टाइल, राइट, एवरीवेयर ये बहुत एडवांस्ड इसमें मतलब रिसर्च रही है, जो जाकर के इसके जो लिखे गई चीज़ें हैं, कुछ लिखी गई हैं, कुछ पुराण तो लिखे भी नहीं गए हुए हैं, जो हम भी सब जानते हैं कैसे आए हैं, वो सब मैं समझती हूँ कि आज का किसी कुछ 500 साल, कुछ 1000 साल, कुछ 2000 3000 साल वाली बात नहीं है। वो सदियों 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 से आई हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें इसमें से अगर अपनाते हैं तो फ्यूचर हमारा बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए मुझे, क्योंकि उसके कोर पे इतना विश्वास है, तो मैं ये समझती हूँ कि उस कोर को आज प्रोफेस करने के तरीके क्या होते हैं। जब आपका राम मंदिर बनता है, जो आपकी आस्था का एक ऐसा केंद्र है जिसमें जो सदियों से आपके अंदर बैठा हुआ है, संघर्ष, कितने संघर्ष के बाद ये चीज क्रियान्वित हुई है, तो उसको मनाने के लिए,
उसको जश्न के रूप में, उसको उत्सव के रूप में, उसको गर्व के रूप में मनाने के लिए हम सबका अधिकार है। तो उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो मैं करूँगी, और मैंने किया। आपने क्या किया था उस हमने टाइम अपने पे? इलाके में, देखिए मैं कॉरपोरेटर थी हालांकि, लेकिन हमने उस समय एक टीम हमारी जो पूरी रहती है, हमने एक बहुत सुंदर एक छोटा सा रथ रेडी के ऊपर तैयार किया भगवान की मूर्ति के साथ, और एक ढोल बाजे के साथ हमने उनके आने का कुछ जो महीना पहले ही शुरू कर दिया था हमने। प्राण मैंने प्रतिष्ठा अपने से प्राण एक महीना प्रतिष्ठा से तो पूरे अपने वार्ड में, पूरे क्षेत्र के जहाँ ये समझा जाता है, सो कॉल्ड, कई बार ऐसा लगता है जीके जैसे क्षेत्र में ना धर्म आस्थाएं कम हैं, यहाँ तो बड़े ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब हम वो लेकर के निकले, मैं यकीन मानिए हर घर का दरवाजा खुलता था, माथा टिकता था, उसके आगे फूलहार भी चढ़ाए जाते थे, लोग पैसे देने के लिए भी उस पर तैयार होते थे। तो तब हमने उनको कहा यह हमारी कॉल यही है कि जो हम अपने मंदिर के लिए, ये मैं बात कर रही हूँ उससे पहले, प्राण प्रतिष्ठा से नहीं, ये मैं उससे पहले की 1 साल 2 साल की बात कर रही हूँ, जब हमने मंदिर के लिए धन एकत्रित किया मतलब था। वर्डिक्ट आ गई थी 9 नवंबर 2019 को वर्डिक्ट आ गई थी, एंड प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 में, अभी हुई है प्राण प्रतिष्ठा 2024 22 जनवरी 2024 को। लेकिन उसके बीच की बात है जब एक आह्वान हुआ था कि अब हमें मंदिर के लिए, ये मैं तब की बात बता रही हूँ, तब हमने ये किया। और मैं समझती हूँ कि मैं तो वाकई मतलब अपने हिंदू भाई बहनों को सच में मतलब नतमस्तक होती हूँ उनके सामने कि कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो इस पूरे अपने कॉल से पीछे रहा होगा, और बहुत सबने बढ़ चढ़ करके बहुत इनिशिएटिव्स लिए आपने। शिखा जी, आपने हनुमान चालीसा का भी एक स्टार्ट किया था, मुझे याद है, क्या था वो हमारे यहाँ देखिए जीके जैसे क्षेत्र में कॉलोनीज के छोटे मंदिर हैं। हमारे यहाँ महावीर पहाड़ी मंदिर है जो बड़ा मंदिर पुराना स्थापित है, लेकिन एस ब्लॉक में है, कैलाश कॉलोनी में है, संत नगर में छोटे मंदिर भी हैं। तो एक हमने जो है ये विश्व हिंदू परिषद ने ही ये कॉल शुरू किया था कि हनुमान चालीसा को या सैटरडे या ट्यूसडे को हम मंदिरों में इनको करने का प्रयास शुरू करें। तो मैं आपको यकीन मानिए, मैंने यूथ में ये बात करी तो सबसे पहले यूथ आया कि हाँ हम ये शुरू करेंगे। आज हमारे यहाँ कोई सैटरडे को किसी मंदिर में, नहीं तो किसी को ट्यूसडे को, एवरी वीक चालीसा होता है। और करण जी मैं आपको बताऊं, जब ये शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली आप जानते हैं 40-50 लोगों से शुरू होता है। आज ये हालत है इस ब्लॉक के मंदिर की, एवरी ट्यूसडे किसी ना किसी की सेवा लगती है, मतलब वहाँ सेवा के लिए ओढ़ लगती है, पता है हाँ। कि वहाँ पर जो है, मैं इस ब्लॉक जीके 1 की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर ये होता है कि भाई मेरे यहाँ जन्मदिन है, मेरे यहाँ ये शुभ दिन है, मुझे यही दान करना, मेरा दिन बांध लो। मतलब वहाँ लिस्ट बन चुकी है पूरे साल भर की कि एवरी ट्यूसडे जो है कौन उसमें सेवा करेगा। मतलब इस तरह से जो है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि हाँ धर्म में जो हमारी आस्थाएं हैं उनको एक एक्सपोजर भी मिल रहा है, एंड स्पेशली यूथ जब उसमें आकर के ऐसी बातें में आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, तो मैं समझती हूँ कि और मैं इसके साथ साथ मुझे मेरा कोशिश रहती है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे कोर पे पूरा गर्व है अपने हिंदू होने पे, तो जो उसकी टीचिंग्स, उसमें जो अच्छी टीचिंग्स हैं, हमारी कोशिश रहती है कि सेमिनार्स के थ्रू उनको, जो उस बातों को अच्छे बताने वाले वक्ता हैं, उनको ला करके मैं अपने इन पढ़े लिखे क्षेत्रों में, जहाँ पर ऐसा लगता है कि मंदिरों में जाना या कहीं सूडो नाम इसमें डिक्लेयर हो जाए, ऐसा भी एक मन में आता था, वहाँ जो है मैं ये बातें हम लोग नहीं, एंड आई पर्सनली सॉ दैट चेंज। मैं एम ब्लॉक की भी अगर बात करूं, जो मंदिर हैं हमारे, दे बिकम वेरी वाइब्रेंट सेंटर्स। वहाँ पर एक जीवंत, अगर मैं कहूँ, स्थल बन गए हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी हो रहे हैं। कई जगहों पे ज्योतिष और बाकी चीज़ों की विद्या भी देनी शुरू हुई है जी। और मैं चाहूँगा और हो इस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे और चीज़ें हों। मुझे एक बात बताइए शिखा जी, अब मैं ज़रा इस पे आता हूँ, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू? आपका एक दिनचर्या क्या होता है? एक एमएलए का दिनचर्या या आपका दिनचर्या कैसे होता है? बिकॉज देयर आर अ होस्ट ऑफ इश्यूज। हाउ डज योर डे बिगिन? थोड़ा सा गिव अस अ स्नीक पीक। देखिए, मेरा दिन तो कई बार
कई बार हफ्ते में एक कॉल से शुरू होता है, जो किसी ना किसी की इलाके से आ रही कॉल होती है कि हमारा ये सीवर का इशू है, हमारा ये कितने है, बजे होती है वो या कॉल? किसी का, उसका कोई टाइम नहीं। तो आपका फोन कभी साइलेंस पे होता ही नहीं है? नहीं, मैं साइलेंट पे नहीं रखती हूँ फोन को कभी भी 24 घंटे। तो कभी तो उस पे दिन की शुरुआत होती है, और कभी मेरे अपने अलार्म पे होती है जो मैंने एक रखा हुआ है कि मुझे उठना है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि रहता तो मन में यही इच्छा है कि बैठ के चाय का एक कप पिया जाए और थोड़ा सा अखबार पढ़ा जाए। इट्स बिन एन हैबिट विद मी। घर में 3 पेपर्स तो आते ही आते हैं, तो मुझे उनको देखना ही देखना है। बट एमएलए बनने के बाद मैं जिसके ऊपर आधा पौना घंटा लगा लेती थी, अब मुझे वो 15 मिनट में ही निपटाने होते हैं। फटाफट मैं उनको करती हूँ, क्योंकि वो आदत है, उसके बिना नहीं कर पाती। क्योंकि उसके बाद इतनी चीज़ें दिमाग में होती हैं कि आज दिन भर में मुझे इतने ऑफिसर से बात करनी है, इतने अधिकारियों को ये। हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज कि ये आप कैसे, मतलब हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस कि ये 5 बड़े काम हैं या ये 3 काम हैं? कैसे आप स्टार्ट करते हो सुबह? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पास किसी ने अपना कोई कंसर्न भेज दिया है या उसने बात मुझे कह दी है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि वो कैसे सॉर्ट हो जाए। आज के आज दिन हो जाए तो अच्छा, नहीं तो जिसको भी जिसका काम होता है, जिस डिपार्टमेंट का भी, उसको बोलने मुझे के एक बाद। एग्जांपल दीजिए, मैं चाहता हूँ ना जनता जान जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, गुरुद्वारा रोड पे एम ब्लॉक में पीछे जो सर्विस लेन है उसमें काफ़ी मलबा पड़ा है, लाइन चोक कर रही है, ड्रेन की प्रॉब्लम है, आपको ये फ़ोन आया। नाउ हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुझे तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, चलिए मैंने ये जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो मेरा अधिकारी कर्मचारी, उसका दिन तो 9 बजे से शुरू होता है। अच्छा। सो व्हाटएवर, मैं एक कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं उनको कभी कभी, मुझे पता है, मैं उनको 8 साढ़े 8 भी फ़ोन करती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि सॉरी भैया, मुझे पता आप तैयार हो रहे होंगे जाने के लिए, लेकिन ये मेरे पास इशू आ गया है और मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये पहले ही कॉल कर दिया है कि इसको दिन में देख लेना। अदरवाइज आई ट्राई कि 9 बजे के बाद मैं सरकारी सिस्टम के जितने लोग हैं उनको कॉल करके, जो मेरे पास कोई पिछले दिन का शाम तक का भी कोई बात आ रखी है किसी का काम के, जैसे आपने ये कहा कि ये सीवर हमारा पीछे ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं तुरंत जो इलाके के जेईईज हैं जल बोर्ड के, उनमें से किसी एक को खुद ही कॉल करूंगी। तो वो परेशान नहीं होते? वो नहीं आपसे कहते कि जो आपसे पहले के साहब थे वो तो हमें फ़ोन करते नहीं थे सुबह सुबह, वहाँ तो आराम से हम पूरे दिन गायब हो जाते थे? उनकी ओरिएंटेशन में ही जब मैं आई थी, जब मैंने परिचय उनसे किया था, उन्हीं मीटिंग्स में कह दिया था कि मुझे पता है कि आप हो सकता है कि मेरे से तंग भी आ जाएं, लेकिन मेरा ध्येय यही रहेगा कि मैं लोगों की जितनी ज्यादा हो सके, मेरे तक जो इशू अगर पहुंच जाता है तो फिर वो सॉर्ट ना हो तो मेरा अपना ही दिमाग जो है कि ये होना ही होना है, ये मैं नहीं उसमें हो पाती हूँ कि भाई ये काम नहीं हुआ है। तो फिर समटाइम्स इट सो हैपेंस के फर्स्ट उसी आवर्स में मैं मेरे जो तुरंत पीए हैं उनको कॉल करके मैं बोलती हूँ कि ये इश्यूज आ चुके हैं, आज दिन में इन ऑफिसर्स को बुला लीजिए या इनसे बात खुद कर लो, ये हैं तुम्हारे पास। कितनी बड़ी टीम है मैम आपकी, कितनी बड़ी टीम है पर्सनली? देखिए, मेरे इमीडिएट जो ऑफिस का स्टाफ है उसमें तो 2 मेरे साथ असिस्टेंट्स हैं, और फिर आगे हैं मेरे टाइप करने वाले सब ड्राइवर साथी, मैं तो कहूँगी, क्योंकि चालक सबसे बड़ा हमारा वाहन चालक जो होता है वो होता है, तो मेरी टीम के हिस्सा है। लेकिन उसके बाद मैंने इलाके की टीम, अपने जो मेरे वेलविशर्स, मेरे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और पार्टी के कुछ वर्कर्स ऐसे जिनके पास टाइम है, जो इस पे पर्याप्त समय दे सकते हैं। आपने शायद एक टीम शिखा नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, को जोड़ा है, जी, जो इलाके में जाकर के आप देखेंगे, आपके यहाँ पर जो है उमा तलवार जी GK2 में आपको अक्सर ये सीवर साफ कराते हुए, ड्रेन साफ कराते हुए मिलेंगी। मैंने एक नाम लिया, ऐसे ही हमारे कई साथी और हैं GK2 में जो आपको सड़क के ऊपर अपनी वीडियो फोटो डाल करके भी आपको मैसेज भेजेंगे और काम करते हुए आप उनको भी देखोगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पहले, देखिए, मेरा ना सबसे ज़्यादा ये रहता है कि मैं इशू को समझूं, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि कई बार काम टालने के लिए
आपको ये समझा दिया जाता है कि मैम ये तो यहाँ पर ये लाइन डैमेज पड़ी है, ये जब तक फंड नहीं आएगा एस्टिमेट नहीं बनेगा, वो सब कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। पर मैंने अक्सर ये देखा है कि मौके पे जाने के बाद देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स जो आप उस इशू के लिए इमीडिएट के लिए सॉर्ट कर सकते हो। करण जी, ये जो आज आप इलाकों में डिसिल्टिंग देखते हो ना, जो आज रोड्स में 60-70%, आई एम नॉट सेइंग 100%, जो पानी नहीं भर रहा है या 15-20 मिनट में बरसात के बाद चला जाता है ना, ये अभी सिर्फ डिसिल्टिंग के प्रोसेस हुआ है। इस पर मैं बहुत विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूँ। अब आपने एक वैसी चीज करी है जो दुखती लग रही है वैसे तो जीके में, बट आई मस्ट से काफी कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट आया है। बट एज सिटीजंस वी आर नेवर हैप्पी इन दिस। जब तक पूरी तरह क्लियर ना हो जाए, अभी भी जल भराव तो हो रहा है। आपने बात सही कही, 15-20 मिनट में चला जाता है, बट ये इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा? शिखा जी, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस जो आपने देखा? अब आप प्लीज जरा इस पे देखिए, शेयर पहले तो मैं ये कहूँ, जब मैं उस ड्रेन का गटर खुलवा करके उसको देखती हूँ नीचे, आप खुद गई थी, मुझे पता है, एस ब्लॉक में आप पीछे बैक लेन में थी। मैं हमेशा ही खुद देखती हूँ। हाँ, करण जी, मैंने कहीं भी जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स हैं वहां मैंने घंटों घंटे खड़े होकर के करवाया। मैं नहीं छोड़ पाती इसके लिए, क्योंकि मैंने देख लिया अधिकारियों का, जब पिछले 15-10 सालों से वो काम करने की आदत ही खत्म हो गई उनकी, जब उस गटर को 10 सालों से किसी ने खोल के ही नहीं देखा, तो आप सोचिए कि उसमें कितना बड़ा एक बैकलॉग होगा उस चीजों को साफ करने के लिए। क्योंकि आप ये सोचें कि इतने शॉर्ट स्पैन में, अभी हमें 5 महीने इस सारे प्रोसेस में हुए हैं, 1 महीना तो चीज़ों को समझने में लगती है, फिर मूव करने में लगती है। इसीलिए मैंने कहा कि 100% तो मैं भी नहीं कहती, पर अभी भी मैंने क्या किया, मुझे और इतना नहीं पता, पर मैंने अपने एरिया में क्या किया है, केवल डिसिल्टिंग पे जोर दिया। और मैं ये मानती हूँ कि अभी डिसिल्टिंग 50-60% हुई है, जिससे ये फायदा हुआ है कि 15-20 मिनट में पानी खड़ा होने के बाद निकलता है। अभी 50-60% की डिसिल्टिंग मैं मानती हूँ। तो अब जब हम आगे आने वाले समय में पहले तो 100% डिसिल्टिंग करेंगे जी। फिर जहां पर कहीं ओपनिंग्स बंद हैं, कहीं वाटर बीच की ड्रेन बैठी हुई है, कहीं लगातार, देखिए हमारा ना एक सिस्टम में ये भी हुआ है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो वाटर लॉगिंग का पॉइंट है, उसका कारण ये है कि हमने अपनी ड्रेन्स को खुद ही बहुत ज्यादा बंद भी कर दिया है। जगह जगह हम ही ने ड्रेन्स के जहां पर ओपनिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस के साथ उन ओपनिंग्स को बंद कर दिया। देयर इज नो वे आउट कि आप ड्रेन को निकाल करके साफ भी कर सको। देयर इज नो बेल माउथ थ्रू विच पानी ड्रेन में जा भी सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है कि कहाँ कहाँ, मतलब मैं ये मानती हूँ कि और अगर 20-30% ड्रेन्स खुल गई, बेल माउथ्स बन गए, बेटर हो जाएंगी, बहुत 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 बेटर होगा। तो शिखा जी, 201 ड्रेन्स अगर मैं कहूँ, 3 मेजर ड्रेनेज बेसिन्स जो आपकी हैं, वेदर इट्स नजफगढ़ और बारापुल्ला एंड ट्रांस यमुना, हाउ डू यू रिजॉल्व ऑल दिस? मैंने देखा था 18 जो मेजर ड्रेन्स हैं आपके, उसमें से 12 ऑफ देम जो यमुना में डायरेक्ट जाते हैं, दे गो अनट्रीटेड। आपके एसटीपीज भी नहीं चल रहे थे, एंड जो वाटर का मिक्सिंग भी है, वेदर इट्स द सीवेज वाटर एंड इट्स द रेन वाटर, उसका जो मिक्स हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मेस। और ड्रेनेज सिस्टम जो है आपका वो 1976 का है। इस पूरी चीज को ओवरऑल हम लोग कब देखेंगे कि ये सब सॉल्व हो जड़ से? बिकॉज लोगों का परसेप्शन ये है शिखा जी अब कि यू हैव द गवर्नमेंट इन द सेंटर, यू हैव द गवर्नमेंट इन एमसीडी, इन दिल्ली सरकार, सब कुछ अब आपका है। तो जनता जानना चाहती है भाई कब अब सॉल्व होंगी ये चीजें, अब नहीं तो कब? देखिए, वैसे जनता ने मैंडेट हमें 5 साल का दिया है जी, सो वी हैव एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, बट हमने 5 साल मांगे हैं जी कि हमें इसमें ये टाइम दो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज़्यादा है। और ये मैं कहूँगी कि हमारे मोदी जी ने क्योंकि जो कर दिया है ना, उससे नेचुरली लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं और बढ़नी भी चाहिए। ये जो आप ड्रेन्स के सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी सोचा ही नहीं गया। यानी केजरीवाल को तो अगर उसने सोचा तो शराब के बारे में सोचा कि कैसे उसमें से पैसा बना लिया जाए। अब बात ये निकली है ना करण जी, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग विधानसभा में, आई एम अ मेंबर ऑफ पीएससी कमेटी ऑल्सो विच इज़ लुकिंग आफ्टर इनटू ऑल द अकाउंट्स जो पुराने सब सिस्टम के होते हैं, जो सीएजी के रिपोर्ट्स पे होते हैं। मतलब 8 करोड़ का प्रोजेक्ट हो और उस पर 80 करोड़ की आप एड लगा लो, राइट? सो
वो परसेप्शन वाली राजनीति जो मैंने कहा कि उसको बनाना था। स्मॉग टावर आज तक चला नहीं और 17 करोड़ खर्च दी उसके एडवर्टाइजमेंट में। वो है जो इन्होंने कहा था वो पराली के ऊपर हम एक वो बनाएंगे तो पूसा वाले इंस्टीट्यूट को ये पैसे जो कभी दिए नहीं गए, जो कभी बना नहीं। सेम वे सेंटर ने इनको 2014 के बाद से ही, सिंस अगर गवर्नमेंट मोदी जी की तो बहुत कंसर्न थी अबाउट यमुना जी एंड दिल्ली, इनको पैसा देना था सरकार को, सेंटर ने दिया, ऑफर किया टोटल, जिसमें इनको कुछ ऐड करके जो हमेशा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में 80-20 के साथ, और एसटीपीज लगाने के लिए पैसा दिया गया। नितिन जी ने अपने जो जल परिवहन वाला वो था जिसमें यमुना जी को क्लीन करने का एक पूरा प्रोजेक्ट था, वो सारा पैसा इनको ऑफर हुआ, पैसा ही नहीं यूज किया। मतलब इतनी नॉन गवर्नेंस, नॉन मतलब कमिटमेंट और काम ना करने का टोटल तरीका इस सरकार का रहा। और अगर ये समय रहते, यानी उस समय जब 10, 12 साल, 15 साल, देखिए उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, अगर वो काम करना बंद कर चुकी थी तभी तो उसको पलटा था जनता ने, क्योंकि उस समय उनके खिलाफ वो सब माहौल था, बिकॉज उसमें भी करप्शन बहुत आ चुकी थी एंड काम करना बंद हो गया था। इसीलिए अगर उस समय से भी ड्रेन्स में सब कुछ होना शुरू हो गया होता तो आज ये हालत नहीं होती। बहुत मेहनत टास्क है, आई नो, कि इस सिस्टम को सुधारना, लेकिन अगर आप आज, मैं आपको इन 5 महीनों में भी बताऊं, जी बारापुल्ला की ड्रेन, क्योंकि इट मैटर्स टू अस, वो साउथ से हमारे सारे निकलती है जी, मतलब 150 ट्रक मलबा तो हमने अपने बी ब्लॉक के नाले में से निकलवाया, विच फॉल्स इनटू बारापुल्ला। आज क्यों इतना बड़ा एक इशू आया कि जी वो वहाँ से एक पूरी झुग्गी उठवा दी गई, पूरी कॉलोनी विच वॉज लाइंग ऑन दी वेरी एज, यानी उसके मुंह पे, मुहाने पे, जहाँ से बारापुल्ला को खुल करके नीचे जाना था, वो उसके ऊपर बैठी थी, तो कभी उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता था। वहीं पे सेटलमेंट थी इंटायरली, और मतलब एक रास्ते से शुरू होकर के एंड तक झुग्गियां थी वहीं पर। बारापुल्ला का मतलब था ये 12 पिलर्स पुल थे जिनके नीचे से ये नाला बहता था, वो सारा क्लॉग्ड था, और वहीं पे बस आ दिया, और वहीं पे वो बस ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना, ये जो इलीगल कॉलोनीज हैं, करीब 1800 कॉलोनी है, कितनी है? चैलेंज तो नहीं, 18 इलीगल ऐसे कंस्ट्रक्शंस, वो आप अनऑथराइज, ये जोगी बस्ती की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कॉलोनीज हैं, बिल्कुल हैं, जो जिनका कोई वो नहीं है। सो जो कि बार बार हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है कि हम ये उजाड़ रहे हैं, जो कि जिसमें एक भी फैक्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि चैलेंजेस एक तरह के नहीं है कि इन्होंने एसटीपीज नहीं लगाए, इन्होंने कभी ड्रेन्स साफ नहीं की, डिसिल्टिंग उसकी नहीं की, करोड़ों के बजट बना करके डिसिल्टिंग के, कभी डिसिल्टिंग हुई नहीं, अब कागजों पे ही होती रही। इस तरह की सेटलमेंट्स को कभी ध्यान नहीं किया गया। है, बिल्कुल गवर्नेंस ऑफ केजरीवाल वो शॉकिंग। जब 2023 में फ्लड आया था ना दिल्ली में, क्योंकि मैं फ्लड कंट्रोल कमेटी की सीएम के साथ उस मेंबर भी हूँ जी, तो वहाँ पर सब अगली तैयारियों के बारे में वो मीटिंग थी। तब उसमें जब सीएम साहब ने जायजा लिया कि अब कैसे रोक लोगे आप, जब तब नहीं रोक पाए, तो उन्होंने कहा, आपको बताऊं, आईटीओ के पास जो बैराज है पीछे, उसके 11 ओपनिंग्स हैं, करण जी सिर्फ 4 ओपनिंग खुले हुए थे, बाकी सब क्लॉग्ड थे, बंद थे, तो पानी कहाँ से निकलेगा? इसीलिए पानी ओवरफ्लो होकर के सुप्रीम कोर्ट तक के, इंडिया गेट तक पानी पहुंच गया था। गॉड नेवर एवर बॉदर्ड अबाउट दैट। जबकि ये सारी कमेटियां होती हैं, फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, आप उनकी लगातार मीटिंग्स लोगे, बात करोगे तभी तो। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जैसा दिल्ली में ही नहीं है, वो तो कभी गुजरात है, कभी गोवा है, कभी बॉम्बे है, कभी पंजाब है, उसको तो सरकारें बनानी और कहीं। जब मुखिया ही नहीं है तो आप मुझे बताओ गवर्नेंस कहाँ से आएगी? जब उसका उप मुख्यमंत्री सिर्फ लीकर जैसे स्कैम करने में बिजी है, जब सत्येंद्र जैन जैसा दूसरे स्कैम में बिजी है, तो करता कौन? इसलिए ये हालत दिल्ली की इतनी बुरी हुई। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस क्या होती है, अगर नीयत हो, ईमानदारी हो। मिंटो ब्रिज जी जी जी, एवरी ईयर हम पेपर में उसकी फोटो देखते थे, आज बस डूबी, आज ट्रक डूबा, आज ये डूबा, उसकी फोटो देख रहे थे, और आज पहली बार मिंटो मीम बन गया है, बट मैम कि मिंटो ब्रिज है ही इसके लिए कि पता लगे कितना जल भराव हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन आप इस बार देखिए, इस बार डेफिनेटली उस पे है, बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है। ये नियत का एक जो है एक आईना है। Okay. So
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी तो हमारे पास अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमें पिछले जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको समझना है कि उनको कैसे मेंड करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा पूरी कैबिनेट सिर्फ इससे बहुत आगे जा चुकी है कि अब इसको प्रेपरेशंस, प्लान्स, सॉल्यूशंस उनके पास आते जा रहे हैं कि अब हमें कैसे चीज़ों को करना है। हमारी जब ये मीटिंग हुई फ्लड कंट्रोल की, हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 100% के फ्लड कभी नहीं आएगा दिल्ली में। ओके, देखिए दिस इज अ बिग यमुना में पानी भरना, बिकॉज ये 2 बार हुआ पिछले कुछ सालों में, बिल्कुल अब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा 100% मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स आप क्या मानते हैं? पहले मैं सरकार की पूछूंगा आपके, बिकॉज 100 दिन हुए सरकार के, एक बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ। व्हाट आर द बिग अचीवमेंट्स अगर मैं पूछूं इन 100 दिनों में दिल्ली सरकार की, रेखा जी की? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिगेस्ट अचीवमेंट है कि दिल्ली को गुड गवर्नेंस मिलने लगी। देखिए, गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें एक मिनट में कोई ये कहे कि ये चीज़ को आज ही इसको पलट दो, इसको ठीक कर दो। गवर्नेंस मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे करते हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस आप कैसे ढूंढते हैं, और फिर उनके ऊपर अच्छे से जल्दी से अमल कैसे करते हैं, और फिर जो चीज़ आपने शुरू की है उसका एंड प्रोडक्ट आप देखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जनता का पैसा बर्बाद ना हो आप इसके ऊपर ध्यान करते हैं। और जितने एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ इतना नहीं कि हमने डेवलपमेंट करनी है, हमने साथ में ये भी देखना है कि एनवायरनमेंट कैसे बचाना है। वो करते हुए हमने साथ में ये भी देखनी है कि हमारे क्षेत्र की दिल्ली को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होनी है, दिल्ली के रेवेन्यू के सोर्सेज कैसे बढ़ने हैं, फिर उन सोर्सेज को अच्छे से यूज़ कैसे करना है। तो राइट नाउ एनी ऑफ द 2-3 बिग इनिशिएटिव्स जो आपको लगता हो कि बहुत बहुत बड़ा एक चेंज आया पिछली गवर्नमेंट से, जो 2-3 अगर मैं इनिशिएटिव्स, बिकॉज आपकी कुछ पॉलिसियाँ अंडर फायर भी आई, जैसे ये डीजल और पेट्रोल की जो आई कि 10 साल और 15 साल का, उस पर काफ़ी कई लोगों ने रिवोल्ट भी किया, फिर आप लोगों ने उसको पीछे भी ली पॉलिसी को। इससे पहले वैसे ये पॉलिसी केजरीवाल ने भी इम्प्लीमेंट करी थी, गाड़ियाँ ऐसी ऐसी थी जो कि पार्किंग में लगी हुई उठ के तक चली गई थी। इस पे बात आई कि ये क्या स्क्रैपर माफिया है जो इसके साथ कल्यूड किया हुआ है। ये पॉलिसी पे फिर आप लोगों ने वापस ली। What is the way forward for all this? देखिए, ये पॉलिसी नहीं है, इट वाज एन ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आप 10 साल डीजल की और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियाँ उससे ऊपर नहीं चला सकते। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये कोर्ट में भी केस फाइट हुआ, तब दिल्ली सरकार तब की ने इसमें प्रॉपर रोल प्ले नहीं किया। ओके। क्योंकि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि अगर हमारे पास पॉल्यूशन कंट्रोल का चेक के मेजर्स सही हैं सरकार के पास, तो कोई गाड़ी अगर पॉल्यूट करती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पेनल्टीज चार्जेस हैं। लेकिन कोई गाड़ी अगर पॉल्यूट नहीं करती तो उसका ये जो स्पैन ऑफ लाइफ है ये ऐसे तय नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना फिर तो। सो ये ऑर्डर भी जब पास हुआ तो मुझे लगता है कि सरकार ने उस समय की ने ठीक रोल प्ले नहीं किया। बट शिखा जी, ऑर्डर्स फॉर दैट मैटर उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर पॉलिसीज आती हैं कि क्या किया जाए। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट करना था। अब अगर गाड़ियां उठाने वाले सिस्टम से भी गाड़ियों का पूरी तरह से नहीं हो रहा, लोग फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। सड़क पे अगर वो गाड़ी दौड़ती है और कोई जाकर के फिर शिकायत करता है कि देखिए जी ये पॉल्यूटिंग, वो तो पॉल्यूटिंग डिक्लेयर्ड होगी ना कि जो, क्योंकि उनके ऑर्डर के मुताबिक जो 10 साल की हो चुकी, तो फिर सरकार ऐसे में और मेजर्स लेती है कि हम कैसे इन गाड़ियों को सड़क पे दौड़ने से मना करें। तो उसमें एक ये डिसाइड किया गया कि चलो इनको पेट्रोल डीजल ही मत डालने दो, इसलिए ऐसा ऑर्डर हुआ। लेकिन अगर हमारी सरकार को ये लगा कि नहीं, ज़्यादा जनता का व्यू ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस पर एक्शन भी लिया गया। और ये भी कहा गया कि हम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। सरकार की तरफ से इस इशू के ऊपर कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, जो मैं समझती हूँ सबसे एक स्ट्रॉन्ग कदम है इस सरकार का। आपने कहा कि इस सरकार ने ऐसा क्या किया, क्या कदम उठाए मेन इधर पिछले 100 दिन में, अगर मैं कहूँ? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें जो हमें सबको बहुत हो रही थी। 1, रोड्स हमें बहुत अफेक्ट करती थी कि जो मेजर हमारी रोड्स हैं जिसपे हमारी गाड़ियां ने चलना होता है, आज आप देखेंगे जगह जगह नई रोड्स बन रही हैं।
राइट। फिर ये वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स आते थे जो हमारा मेजर कंसर्न था इस बरसात से पहले। उसमें 60-70% हमारी सरकार सक्सेसफुल हुई है उसको ठीक करने में। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस उसके और इसमें बनेंगे और ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा तो इस पे करेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ दिल्ली को ले जाना पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो अल्टरनेटिव सोर्स है सोलर का उसको करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार ने सब्सिडी 30,000 तक की दे करके अपने ओवरहेड अपने उस पे लगाइए, आपको सारा सोलर पैनल्स के लिए प्रोविजन मिलेगा। वो मेजर्स उठाने की बात की है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल की। एक चीज लगती है मुझे शिखा जी, मैं आता हूँ यमुना जी पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस का अभी क्या हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? क्या इतने चार्जिंग स्टेशंस हैं जो हम ये ट्रांजिशन कर सकें? बिकॉज व्हाट्स कमिंग नाउ इज कि शायद 2026 में वील ऑल हैव टू ट्रांजिशन। 2026-27 का एक आ रहा है डेडलाइन कि कब वी हैव टू ट्रांजिशन। उस हिसाब से क्या हम ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस दिल्ली? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपने मेजर रोड्स के ऊपर देखा होगा जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस आपको मिलते होंगे चौराहों के आसपास या ऐसी प्लेसेस जहां पर, क्योंकि ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी का 2015-16 का था। जब उन्होंने ये किया कि नहीं अब हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज एनर्जी के उसके ऊपर चलना पड़ेगा, चलना चाहिए, तो सबसे पहले हम उस समय एमसीडी में थे 2017 में। 18 में हमने एमसीडी में 75 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदवाई ताकि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन कार्स का उपयोग करें। तब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन थी। तब हमारे समय में ये जो चार्जिंग स्टेशंस सड़क पर लगने के हैं या जिन जिन जगह पर ये टेंडर्स निकाले गए, और आज काफ़ी जगह पर आप देखेंगे बहुत सारे, इसलिए हमें ध्यान नहीं आते क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है नहीं, हमें रुकना पड़ता नहीं, तो हमें इसका थोड़ा आइडिया नहीं होता। वो बीच में हॉल्ट हुआ उसका एमसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन रुकना, लेकिन दिल्ली सरकार ने अलग बजट इस चार्जिंग स्टेशंस के लिए हरे दिल्ली के लिए उठाया, और इसी में वो कदम है जो इलेक्ट्रिक बसें देवी के नाम से आपने देखा होगा 600 तुरंत में नई बसें लाई गई, ताकि पहले तो पुराने फ्लीट में ही कमी थी, वैसे ही कमी है हमारे पास बसेस की जो पूरी होनी चाहिए थी, तो उसमें इलेक्ट्रिक बसेस ऐड की। तो धीरे 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 आप देखिएगा कि जो पुरानी सारी दूसरी बसेस हैं वो सब ऑफलोड हो जाएंगी और फिर इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। ये दिल्ली सरकार का पूरा इसके ऊपर प्रतिबद्धता है। तो ऐसे ही एफर्ट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स एनवायरनमेंट के प्रति करके ही हम इस पॉल्यूशन की जो बात है उसको कंट्रोल करने में होंगी। इसी में आती है हमारी यमुना जी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। अगर मैं पूछूं, प्लीज बताइए इस बारे में। देखिए, वाटर बॉडी किसी भी शहर का किसी भी जगह का लाइफलाइन होती है, और सभी शहर पुराने जो हैं किसी न किसी रिवर के किनारे बसते थे। ये भी हमारी पूर्वजों की, मुझे लगता है वही सनातन की कोर है जिसने इस चीज़ को प्रमोट किया, क्योंकि पानी जल जीवन है, ये भी उन्होंने बताया। तो वो सिर्फ पीने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए नहीं, बहुत सारी शायद फ्यूचर को देखते हुए ही उन्होंने ये बातें कही, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉल्यूशन जो किसी भी जगह में जनरेट होती है वो पानी उसको लेता है। तो लेकिन जो सोर्स ही बेचारा खुद से कंटामिनेटेड हो वो क्या लेगा? तो हमारे पास इतना बढ़िया यमुना जी का एक सोर्स था जिससे हमारी पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहती है और बाकी सब चीज़ें जो पानी से होती हैं जो यमुना जी से होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला ध्यान सरकार का उसको और किया। क्या तो किया आपने वहाँ पर? उसकी क्लीनिंग के लिए आज अगर मैं आपको मतलब उसकी उसमें बताऊं तो डीसिल्टिंग रिवर्स में ऐसे अलाउड नहीं होती कि आप माइनिंग करके डीसिल्टिंग करो, वो बैन है। लेकिन फिर भी उसके जो किनारे हैं, उसके जो ओपनिंग्स हैं जिसमें जहाँ से ये नाले वगैरह आते हैं, STPs पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। अगर अनट्रीटेड वेस्ट आता जाएगा यमुना जी में तो आई थिंक इट विल गेट डिफिकल्ट। देखिए, यमुना जी के खुद अंदर पहले जो ऑलरेडी है उसकी भी क्लीनिंग साथ साथ होनी चाहिए। आज आप देखेंगे वो घूमते हुए वहाँ मशीनरीज बोट के सहारे वो हो रहा है, और STP एक ऐसा सोर्स है जो कंटिन्यूअस जो उसमें गिर रहा है और उसको रोकेगा कि जो पीछे से बड़ी रेन वाटर ड्रेन्स में सीवर मिक्स होकर के आ रहा है उसको वो STPs क्लीन करेंगे, क्लीन करके फिर उस पानी को
यमुना जी में जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा मेजर एक ऐसा इशू था जो बहुत पहले से होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने त्योहारों के दिन देखा था, वो पूरे बादल से निकले हुए महिलाएं वहां पर हैं। दैट वाज अ वेरी बैड साइट। और हमें वो बयान याद है केजरीवाल का, आप सबको यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, 2015 में, 20 में, हर बार वही बोलना और बाद में कहना जी मुझसे गलती हो गई, ये बस काम रह गया, ये मैं अगली बार करा दूंगा। देखिए हमारे जितने त्योहार थे उनमें आइडल इमोशंस भी उसमें ऐसे ही हो जाती थी। ये नहीं कि जो सस्टेनेबल हो, जो वैसा हो वैसा किया जाए, ये सब पे भी कोई ध्यान नहीं किया गया। धीरे धीरे वो सब भी उसको बंद करके उसको एक निश्चित स्थान दे करके STPs लगाना, यमुना जी को खुद क्लीन करना उसकी सारी। और फिर सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि हमारे धर्म में है शायद ये बात कि जो अच्छा काम आम जन से करवाना होता था ना, उसको हम आस्था से जोड़ें। और यमुना जी तो हमारी आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है। उसके किनारे अगर आज आप देखेंगे, अगर इस ITO के पीछे पीछे आप जाएंगे, इवन ITO के बाद भी आकर के बंसेरा जैसे इतने बायोडाइवर्सिटी के पार्क्स जो हैं डेवलप हुए हैं यमुना जी के किनारे। आज अगर आप जाएं, आपको किलोमीटर्स पे वो अच्छे नए आइडियाज़ के पार्क, हमारे LG साहब का ये इनिशिएटिव रहा है पिछले सालों। और गंगा जी के घाट बनने शुरू हो गए, यमुना जी के और घाट पे आरती होती है रोज शाम को। तो जब आम जन इस अभियान में जुड़ेगा ना, तो यमुना जी को साफ रखने का जो एक उसका अपना प्रण होगा कि उसके सीवर का पानी रेन वाटर ड्रेन में ना जाए, ये भी उसमें आएगा। तो आस्था और उसका भी जो एक होना चाहिए था कि हम सब जाकर के अपने आरती करना चाहते थे, वो आज हम कर पा रहे हैं। घाट पे रोज शाम को आरती होती है। ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं, एक माइंडसेट, एक एनवायरनमेंट, एक टोटल आप कहें कि उसकी होलिस्टिक अप्रोच जब आप लेकर के चीज़ों को चलते हैं, तो इस तरह से यमुना जी साफ होंगी। और निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि ये वायदा तो हम ज़रूर पूरा करेंगे, हमारी सरकार करेगी। तो शिखा जी, द टास्क in your area as an MLA has also been very daunting. वहाँ पे भी बहुत challenges रहे हैं, even though GK एक समृद्ध इलाका माना गया हमेशा, बट बहुत लोगों से हमारी बात हुई। मैं तो खुद वहाँ का वासी हूँ, इसलिए मुझे भी पता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या 2-3 बड़े काम हुए इधर 3 महीने में, एंड प्लीज एक्सप्लेन अस टू द व्यूअर्स, बिकॉज सबको यहाँ पे क्या लगता है ना कि जो MLA होते हैं उनकी स्पीड डायल पे सब अवेलेबल होते हैं। उनका एक नंबर मिलाते ही टॉप का हॉस्पिटल खुल जाता है, उनका एक नंबर मिलाते ही LG साहब उठा लेते हैं, एक नंबर पे MCD कमिश्नर अवेलेबल होते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट वन वर्क डन, एंड व्हाट आर द 3-4 बिग थिंग्स दैट you've achieved that you are proud of in the last few months? करण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं विधानसभा में भी कुछ चीज़ें मांगती हूँ अपनी विधानसभा के लिए ना, तो मेरे साथी कहते हैं जो अनऑथोराइज से आते हैं कि अरे आपके यहाँ तो इस चीज़ ऐसा कुछ हो ही नहीं है, आप भी मांगने लगे हो, यहाँ तो हमारे इलाकों में ये हालत है। तब मैं उनको बताती हूँ कि भाई आप ये ग्रेटर कैलाश, बेचारा अब नाम का ही ग्रेटर कैलाश रह गया था, गटर कैलाश बनाया हुआ था इन लोगों ने। मुझे भी वही मूलभूत सुविधाओं के लिए उतना ही पैसा चाहिए यहाँ पर जितना किसी और का, क्योंकि हमारे पास तो सुविधाएं थी जो हमसे छीन ली गई। हमारे तो वो इलाके हैं जिनके पास सब कुछ था, अच्छा सीवर भी था, पानी घरों में पूरा आता था और अच्छी रोड भी मिलती थी, सुंदर पार्क भी थे, स्ट्रीट लाइट का कोई इशू नहीं आता था। लेकिन आज हमारी स्थिति ये है करण जी कि लगभग वैसी है जैसी दिल्ली के किसी और इलाके में होगी। एंड यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई एम ग्लैड आपने ये बात बोली, बिकॉज हम लोग ये जब भी बोलने जाते हैं तो हम लोग को चुप करा दिया जाता है कि अरे आपके पास तो बहुत कुछ है, GK से हो आप। आई एम ग्लैड आपने ये बात बोली खुल के। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आता है। बहुत दिक्कत है, ये पानी दिक्कत होने लगी है पानी की। हमारे सीवर जितने जब से बने हैं वो ना बदले गए हैं, ना उनका कोई सॉल्यूशन ढूंढा गया। और फिर आप देखिए कि हमारे इलाकों में जहाँ एक घर होता था वहाँ अब 4 हैं। तो उस बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ते रहना चाहिए था, वो तो है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही लोड ले रहा है। और जो है एक्सपेक्टेशन वही, आप जैसे आपने कहा कि एक MLA से यही रहती है कि हमने सीवर का कह दिया तो मेरे घर पानी भर रहा है या सीवर आ गया तो वो मेंड हो जाना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा ये समझने की बात होती है कि वो सीवर कनेक्टेड होता है सारा,
वो एक लंबी चेन होती है जिसमें आपको चीज़ों को देखना होता है कि वो कैसे हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, जो मैंने देखा है इस हमारे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों में, अधिकारियों में, काम ना करने की टोटल कल्चर आ चुकी है। हाँ। शायद उनको ये आदत पड़ गई थी कि आज कहोगे तो जब मन में आएगा तब करेंगे। तो आप बार बार कॉल करते हो ऐसे में, कैसे होता है? बिल्कुल करती हूँ, जब तक कि मैं उनको ये कहती हूँ कि मुझे फोटो भेजिए, आप वहां चले गए हो, काम कर्मचारी ने शुरू कर दिया है, जिस भी डिपार्टमेंट ने या कॉन्ट्रैक्टर जो आपने हायर किए हुए हैं उनके कर्मचारियों ने शुरू कर दिया, और मुझे आप उसकी बाद की फोटो भी भेजोगे कि ये काम हमने कर दिया, तो मुझे ढक्कन खोल खोल के वो सीवर खाली होते हुए की फोटोज भेजते हैं। लेकिन ये बात आपको बताऊं कि एक पूरा प्रोसेस इसमें भी रहता है। जैसे आपने मुझे कहा कि शुरू में आप कैसे उठते हो, तो मैंने कहा मुझे कॉल अगर आता है तो वो मेरे को ध्यान रहता है, तो फिर मैं जो हमारा इलाके का JEI है कंसर्न, जो भी डिपार्टमेंट है, उसको कॉल करती हूँ, उसको उस जगह का पता आता बताती हूँ कि इस नंबर पे या यहाँ से कॉल आई है, आप देखिएगा। मुझे मालूम है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती उससे कि भाई वो जो है वो तुरंत दौड़ के मेरे जैसे वो उठा कॉल पे तो वो आगे चला जाएगा। वो अपने आएगा डिपार्टमेंट में, उसको 10-15 और उसके सामने चीजें होंगी, खबरें डिस्कस करेगा, कल रात क्या हुआ, वो उसको और भी कई साधन अपने तैयार करने होते हैं दिन भर के। फिर उसके बाद वो देखेगा, सोचेगा कि मैम ने कॉल किया था, तो मैं उसको टेकअप करूं। फिर वो आगे अपने निचले वाले व्यक्ति को बताएगा, तो वो निचले वाला व्यक्ति भी अपनी मनस्थिति तैयार करेगा कि अच्छा मुझे वहां जाना है। कोई बात नहीं, पहले कॉल आता था, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम चले जाते थे उस पे, क्योंकि हमें कोई पूछता ही नहीं था उसके बाद। तो वो भी अपना उसी माइंडसेट में होता है, वो अगला आधा दिन वो निकाल देता है उस सब में। तो मैं शाम तक अगर दोबारा पूछो, ओहो मैम आज तो हमें वो फलां जगह कहीं और जाना हो गया था, हम कल कर देंगे जी। तो शुरू में तो मैंने इन चीज़ों को झेला कि भाई ये जो आज का काम मैं बोल रही हूँ वो जाकर के तीसरे चौथे दिन में ये लोग टेकअप करते हैं। जब मैंने ये देखा कि इस तरह के माइंडसेट में है कि यहाँ एक को बोला, फिर वो दूसरे को बोलेगा, फिर तीसरा जाके वो गाड़ी कहीं फंस गई जी, उस गाड़ी की बेल्ट टूट गई है जी। जब सुपर सक्कर इलाके में आता है 3 दिन के लिए, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो 1-1 घंटा उसका देखना पड़ता है। क्योंकि शुरू में जब वो लगता था तो 2 घंटे के बाद मैं कभी दिन भर के बाद पूछती, भैया वहाँ हो गया जो लाइन करनी थी? नहीं जी, 2 घंटे के बाद उसकी बेल्ट टूट गई थी, 3 घंटे के बाद वो डीजल भरवाने चला गया था दोबारा। तो ऐसी बहुत सारे माइंडसेट के साथ ये सरकार अपने अधिकारी कर्मचारियों से काम ले रही थी। एंड यू डोंट, एज एन MLA यू डोंट हैव द पावर कि आप किसी को सस्पेंड कर दो या किसी को कुछ कर दो, ऐसे नहीं होता ना। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी को सस्पेंड करने, वो अधिकारी के पास ही है अपने नीचे वाले को कुछ करने का। आप ज्यादा मिनिस्ट्री तक जा सकते हो, की बात कर सकते हो। व्हाट इज द मतलब आप कैसे ऑपरेट करते हो? हम रिकमेंड कर सकते हैं, हम मिनिस्टर तक जाके बोल सकते हैं, फिर विधानसभा में इशू उठा सकते हैं। दैट्स इट। और इशू उठाने के बाद बस हमें उसके पीछे लगना पड़ता है। एक्चुअल जो सिग्नेटरी पावर्स हैं कुछ भी करने की, वो तो अधिकारियों के पास है ना अल्टीमेटली। वो तो उन्हीं को तय करना होता है। ब्यूरोक्रेसी एंड द मिनिस्टर ऑन टॉप ऑफ दैट। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी। इवन द मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली किसी की उस पे नहीं करता, वो तो सेक्रेटरीज को करना है, चीफ सेक्रेटरी को करना है। So it is basically the administration is run by bureaucracy. हम तो एक but ministers can cut them to size. Ministers अगर कोई secretary या कोई नहीं सुन रहा तो वैसे तो बहुत टफ है, बिकॉज आपको करवाना उन्हीं से काम है, बट at least ministers have that power. They report to the ministers at times. But आपके केस में तो an MLA cannot do anything beyond. डायरेक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर एक्शन ले सकें। हम वो मिनिस्टर साहब को बोलेंगे, अल्टीमेटली अपनी चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे तब। लेकिन विधानसभा हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी बात को रेज करेंगे, तो थ्रू स्पीकर सरकार को हमारी बात सुननी होगी। अब उसमें फिर वो अमल करने वाली बात आती है कि कितनी है। और मैं ये समझती हूँ करण जी, मैं तो ये जानती हूँ कि जनता की पावर सबसे बड़ी पावर है, और मैं उनको बोलती भी हूँ कि किसी भी इशू को सॉर्ट कराने के लिए बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे साथ लगो, आप मेरे साथ रहो, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई अधिकारी कुछ गलत कर रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो भाई चलिए करवाएंगे ना, उसको जो करना है उसके लिए करेंगे। ऑफ कोर्स सिग्नेचर्स की पावर मेरे पास नहीं है, पर जनता की पावर तो मेरे पास है ना।
नहीं, आपने काफ़ी काम करवाए हैं शिखा जी. द स्ट्रीट लाइटिंग, आई थिंक दैट हैज़ कम अप इन अ वेरी वेरी गुड वे. एक स्ट्रीट लाइटिंग हुई, एक जल भराव इस बार कम हुआ, नो डाउट अबाउट दैट. थैंक यू. नो आप डाउट. एज ए GK2 रेजिडेंट नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ बिल्कुल. आई वुड वांट मोर, मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ इसमें. बट देयर आर सम इश्यूज जो आए, हम लोगों ने ग्रुप्स पे भी डाला, उनके तरफ से भी आए. एक स्ट्रे डॉग्स का इशू बहुत ज़्यादा है जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है. इस पे कुछ आप सोच रहे हैं? इस पे इज देयर अ प्लान दैट यू हैव इन माइंड? करण जी, जहाँ तक मेजर मुझे लगता था जो विधायक के क्षेत्र में आने वाले काम हैं, जिसमें ये जल भराव एक बड़ा था. चाहे हम सावित्री से एंट्री पॉइंट जी जी जी, दैट इज अ नाइटमेयर. हाँ, टू बी अ नाइटमेयर. इट स्टिल इज ट्रैफिक के टर्म्स में. मैं उस पे आता हूँ अभी, बट वो हाँ, ट्रैफिक का अलग वो है. हाँ. सो देन डॉन बॉस्को स्कूल के पास एक बहुत बड़ा वो रहता KR था मंगलम भी है वहाँ. जी. तो हमारे बी ब्लॉक चित्तरंजन पार्क की तरफ अगर आप मेन रोड पे जाते, अगर हम मेन रोड रिंग रोड की बात कर रहे हैं, तो हमारे मेट्रो स्टेशन के बाद फ्लाईओवर के साथ सावित्री के बहुत पानी रहता था. इट्स अ वेरी बिग इशू. पानी की तो बात है, आप पानी का तो बता ही रहे हैं. एक पार्किंग एंड द कंजेशन, मतलब GK आज एक कंजेस्टेड कॉलोनी बन गया है. अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर आ रहा है यहाँ पे तुगलकाबाद से होते हुए या कहीं से, हर जगह कंजेशन. एंड स्कूल्स जब छूट रहे हैं, एज यू मेंशन्ड सो मेनी स्कूल्स, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि उसमें से निकल सके. घंटों घंटों लोग उसमें फंसे रहते हैं जी. एनी सोल्यूशन मैम फॉर दैट? बिल्कुल. मेरा, अगर आप इस सावित्री रोड से अलकनंदा तक टिल जी तारा अपार्टमेंट्स की जो हमारी रोड है उसकी बात करें जी, तो मेरा DCP ट्रैफिक से भी इस विषय पर बात हुआ. उन्होंने जो TI है हमारे, उनको मौके पे भेजा भी. अभी सिर्फ एक फर्स्ट जो कंजेशन पॉइंट है हमारा, जब सावित्री से हम अंदर आते हैं जी, और उसके बाद एक तिराहा बनता है टुवर्ड्स मस्जिद मोड़, टुवर्ड्स M ब्लॉक, राइट. उसको अभी सबसे पहले सुधारने की कोशिश हो रही है. ओके. उस पे सर्टेन जिगजैग हम बैरियर्स लगा करके, अच्छा. TI के साथ हमारी बात हुई है कि PWD के उस पे क्या करना है. सो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अभी हम उसको शुरू करके देखेंगे. अच्छा. अब उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि एक 540 नंबर 544 नंबर बस अगर आप देखते होंगे GK के अंदर से जाती है, जो कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया M ब्लॉक से निकल करके बाहर आती है. अगर हम वहाँ पे बैरियर लगाते हैं तो वो बस मुड़ने में बहुत इशू आएगा. इसलिए हम DTC से बात करके उस बस को अंदर ना जाए, वो बाहर बाहर की मेन रोड पे रहे, वो सॉर्ट करेंगे. देखिए, यही डिटेल्स होती हैं किसी चीज़ की. अगर मुझे TI ये कहते कि मैम वो बस आने में, TI इज ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया, कि वो बस वहाँ बाहर आने में दिक्कत होगी, अगर हमने ये कर दिया तो मैं फिर उसी पे छोड़ देती कि हाँ भाई क्या करें. लेकिन अगर हम ये बात सोचें कि हम अपने डिपार्टमेंट से ये बोलें कि हमें M ब्लॉक के अंदर से बस का कोई ज़रूरत नहीं, हमें मेन रोड्स पे दे दो, तो उससे बात बन सकती है. तो हम ट्रैफिक की समस्या को इस पॉइंट पे दूर करेंगे. दैट्स द फर्स्ट इंटरसेक्शन जहाँ पर जैम लगने से पीछे हमारा सावित्री में पीक आवर्स पे, उसके नीचे एंट्री करने पे जाम लगता है. तो उसको मेंट करना. अभी आपने ऑफ लेट देखा होगा, शाम को पीक आवर्स में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स के साथ वहाँ होते हैं. बहुत कम होते हैं मैम अक्सर. अभी थोड़ा सा शायद आने लगे. ये मेरा अगला इसी पे फॉलो अप था कि आई डोंट सी सो मेनी ट्रैफिक पुलिसमैन. एंड सो मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि सावित्री से टर्न करके जस्ट गुरुद्वारा रोड पे टर्न करने में ही 40-50 मिनट बीत जाते हैं. एंड एक डेडलॉक अगर हो गया, देयर इज नो वन टू सॉल्व इट. ये एक बहुत लोगों ने बात करी कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं सॉल्व. देखिए, मैं ना उसमें कुछ हम लोगों का जी भी बहुत एक रोल मानती हूँ. ओके. आपने देखा होगा जी. देखिए, एनक्रोचमेंट जो रोड पे है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बहुत बड़ा कारण. मैं उस पे अगला आना था. दुकान लगी हुई है तो उसके आगे गाड़ी खड़ी है तो वो जैम का कारण होती है. फिर उसके बाद अगर हमने कोई कमर्शियल अपना बिल्डिंग कर ली है जिसमें ऑफिसेज हैं, तो उसकी गाड़ियां रोड पे ही होती हैं. इट बिकम्स अनदर पॉइंट ऑफ कंजेशन. राइट राइट. तो कुछ चीज़ें तो हमारी सिविक सेंस में भी आती हैं कि हम अपने प्रेमिसेस को, अपनी रोड्स को, अपने एरिया को कैसे यूज करते हैं. बिल्कुल आती है. आई थिंक सिविक सेंस वी नीड टू इंप्रूव ऑल द टाइम कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोड से गाड़ियां ही हटवाता है. बिल्कुल सही कह रहे हो. ही कैन मैनेज द ट्रैफिक कि जहां कंजेशन हो गई है तो वो खड़ा होकर के अपने जेस्चर से ट्रैफिक निकाल दे. पर अगर कोई गाड़ी आकर के लाइन पे स्टेशन हो गई है तो कहाँ से उसको टोकर करके बाहर. आपने बिल्कुल सही कही मैम. आई ऑलवेज प्रोफेस की सिविक सेंस बहुत जरूरी है. बट कुछ जगहों पे, अब जैसे जब पार्किंग ही नहीं है, GK में पार्किंग इश्यूज हैं, तो वहां पे तो दिक्कत होगी. अब हम M ब्लॉक मार्केट की भी अगर बात करें, वेयर डज वन पार्क देयर?
और वहां पार्क अगर करो तो कोई चलने की भी जगह नहीं है, पीछे से लगता है कभी गाड़ी हिट कर देगी इफ समबडी इज ट्राइंग टू वॉक इन फ्रंट ऑफ ये जो चायोज एंड स्टारबक्स हैं। आई एम सॉरी फॉर पीपल आउटसाइड दिल्ली, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिविक सेंस का भी, एंड एक कैसे एन एमएलए एक्चुअली रिजॉल्व्स लोकल इश्यूज। तो वहां पे कोई जगह नहीं है पार्किंग की, इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एम ब्लॉक मार्केट से। कोई पार्किंग का, मैंने सुना था आप एक पार्किंग इनिशिएटिव ला रहे थे, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमें? मैं GK1 वार्ड की कॉर्पोरेटर थी। 2017 में फर्स्ट टाइम बनी थी, 22 में सेकंड टाइम। जी जी। हमारे यहाँ भी एम ब्लॉक है, GK1 की एम ब्लॉक मार्केट पूरी देश में दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी ये पार्किंग्स के इशू थे। पार्किंग से पहले मैं आपको बताऊं करण जी, हमारे जो बरामदे थे दे वर सो अनइवन कि कोई व्यक्ति अगर देखता हुआ किसी चीज को चला जा रहा है तो वो ठोकर खा के गिरता ही था। हमारे बुजुर्ग कभी उस मार्केटों में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वो उस अनइवन बरामदों से फिर चल ही नहीं सकते थे। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज कि मैंने वो बरामदे इवन किए, विच वाज अ बिगेस्ट चैलेंज। वाई? बिकॉज सालों सालों से लोगों को आदत थी कि उनकी दुकानें आगे बढ़ी हुई हैं, उनकी बेसमेंट्स की छतें निकली हुई हैं, तो उनके साथ डील करते हुए उस बरामदों को हैंडीकैप फ्रेंडली बनाना, दैट वाज माय फर्स्ट आई वुड से अचीवमेंट। आज GK1 के एम ब्लॉक मार्केट में कोई व्हील चेयर पे भी जाना चाहे तो आराम से एक एंड टू अगर दूसरे एंड जा सकता है। उसी मार्केट के बाहर जहां हमारी सरफेस पार्किंग थी, आज वहां एक ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग बन करके तैयार खड़ी है। ओके। या इट व्हाइल आई वाज अ स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, तो उस समय इस प्रोजेक्ट का इनिशिएट किया गया था अंडर मैनी स्कीम्स, जहां पर हम MCD से मल्टी लेवल कार पार्किंग लेके आए थे। यूसुफ राय मार्केट में अगर आप देखोगे तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड का। और उसके बाद ये अभी तक दिल्ली की 4 सबसे बड़ी है, 400 गाड़ियों का वो वहाँ पर GK1 में एम ब्लॉक में वो तैयार है। उसके कुछ लास्ट नुएंसेस हैं जो डील होने वाले हैं। I think that will be a game changer. बिल्कुल। Why so? Because not only during daytime it will be useful for the market customers, and during night time it will be for the residential Fantastic. people. Why? Because नाइट टाइम में वो अपनी गाड़ियां जो कोई सड़कों पे खड़ी होती हैं, जिनका उनको डर होता है, वो वहां पर मंथली चार्जेस के ऊपर अपनी गाड़ी रात को खड़ी कर सकते हैं। सो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने इवन एज अ कॉर्पोरेटर आई थॉट बियॉन्ड दी रोड। So you did understand पार्किंग एक बहुत बड़ा है। अभी आप ऐसा कुछ GK2 में भी सोच रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, ये जो पार्किंग्स और इसका प्रोजेक्ट होता है, ये मोस्टली सिंस दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट ओन एनी लैंड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज मोस्टली DDA और MCD, तो उनकी लैंड पर इस तरह की चीज़ें वही बना सकते हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि मेरे यहाँ अगर DDA की लैंड्स पार्किंग की होंगी तो मैं DDA में जा करके उनको स्ट्रांगली जो है उनके सामने रख करके कि यहाँ आप ऑटोमेटेड कार पार्किंग बनाइए। DDA के पास फंड्स होते हैं। MCD तो अभी तक रोती ही रही है पिछले 2-3 सालों से कि हमारे पास कोई फंड्स ही नहीं है। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मैम MCD में जिनके 3-3, 4-4 साल से पेमेंट्स नहीं हुई हैं? जी, बीच के 2 साल में मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद तो एकदम ही भट्टा बैठ गया MCD का। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, सब रुक गए। पीपल हैव नॉट बीन पेड, कंपनीज बंद तक हो गई हैं इस चक्कर में। एंड एक और जो चीज़ आपने पार्किंग की तो बहुत मतलब आई एम वेरी होपफुल, ये जो आपने GK1 का बताया, स्ट्रे डॉग्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इट्स बिकमिंग अ मेनेस, सो मच सो कि लोग पार्क में, जैसे हमारा त्रिकोना पार्क है या और भी पार्क हैं, लोग पार्क में जाने में एक घबराहट हो जाती है, स्पेशली टू दी एल्डरली पीपल, कि भाई क्या है वहाँ पे, इतने डॉग्स हैं। इसका कुछ है सोल्यूशन है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे पता है वो सच मुझे बोलना चाहिए। देखिए, आप अगर अपने इलाके में आसपास, जब आप छोटे थे और जब आप अब हैं, उसमें एक अंतर देखेंगे। जब हम छोटे थे तो हम पप्स देखते थे अपने इलाकों में कि एक हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग है, 2 हैं, 4 हैं, और फिर पप्स होते थे। आज हम पप्स कहीं नहीं देखते। आप ध्यान करिएगा, आज हम पले हुए डॉग्स ही देखते हैं। क्यों? पले हुए डॉग्स कहाँ से आ जाते हैं? ग्रोन अप डॉग्स जो हैं वही दिखते हैं आजकल इलाके में। जी। क्योंकि स्टेरिलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन तो MCD के थ्रू होती है। जब तक हम सरकार
MCD, उसमें MCD बिकॉज स्ट्रे डॉग्स आर अंडर MCD। जी। MCD अपने न्यूट्रलाइजेशन सेंटर्स नहीं बनाएगी जब वो खुद अपने सरकारी डॉक्टरों से न्यूट्रलाइज नहीं करेगी, जब तक वो NGOs के माध्यम से करती रहेगी ये प्रॉब्लम बनती रहेगी। वही NGOs हमसे ये कहती हैं कि आप डॉग शेल्टर भी नहीं बना सकते क्योंकि डॉग्स को आप एक बाड़े में नहीं रख सकते। डॉग इज़ नॉट अ दैट काइंड ऑफ ए गाय जैसा एनिमल नहीं है जो शेल्टर में रह सकता है क्योंकि वो आपस में लड़के ही मर जाएंगे, ऐसा भी कहा जाता है। सो ना तो डॉग शेल्टर्स बन सकते हैं कि जहाँ इनको आप ले जा करके इनकी सेवा कर सको, राइट। एंड मैं ये समझती हूँ, चलिए हम सब एनिमल लवर्स ही होते हैं। हमारी हिंदू तो जो भी है ना वो मूल रूप से इसी भाव से पैदा होते हैं कि वो हर जीव को प्यार करते हैं, वो तो पौधों पत्तों में भी जीवन देखते हैं। तो ये कहना कि ये डॉग लवर ज़्यादा है और कोई दूसरा नहीं है, मैं नहीं समझती। पर मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जो सो कॉल्ड अपने आप को डॉग लवर्स कहते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए जो आपने कहा, पार्क के अंदर ले जा कर के आप डॉग को फीड करोगे, एक काइंड का डॉग फूड आप उसको देना शुरू कर दोगे, जिस दिन उसको नहीं मिला, 2 दिन कहीं ऐसा हो गया, बरसात हो गई, कुछ हो गया, वो डॉग तो फेरोशियस होगा। एंड सेकेंडली ये डॉग की एक उसकी साइकी है कि जो उसको फीड करता है वो उसके लिए तो फ्रेंडली होता है, पर एनीबडी एल्स उसको ये लगता है, किसी के हाथ में सोटी है, लाठी है, जैसे हमारे बुजुर्ग लेकर के चलते हैं अपने हाथ में, उसको लगता है कि ये ऑफेंसिव है, कुछ है, कोई साइकिल के ऊपर जा रहा है तो वो उसको लगता है ऑफेंसिव है। ये एक डॉग की नेचुरल नेचर की मैं आपको बात बताती हूँ। गाड़ी जा रही है तो वो पीछे दौड़ता है, भागता है। तो जो डॉग्स को फीड करते हैं ना, ये उनको भी समझना चाहिए, कभी ऐसा करने से वो ह्यूमैनिटी के प्रति भी एक अपराध कर रहे हैं। आपको डॉग्स को फीड करना है तो एक एरिया निर्धारित करें, वो एरिया जहाँ पर चलने का लोगों की जगह ना हो। आपको अच्छा लगता है तो आप उस पे करिए, नहीं तो फिर अपने घर में करिए ना, कौन रोकता है? No, it's a very big point. पार्क्स के अंदर करना तो टोटली इज नॉट, आई डोंट थिंक इट इज इवन अलाउड कि आप पार्क में जाकर के एक जगह बना दीजिए जहाँ उनको फीड करना हो। एक दो और चीज़ें हैं शिखा जी। एक तो जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर जीके में, जो एक तरह का, मैं तो कहूँगा बिल्डर माफिया है, मैं रादर वर्ड यूज़ करूँगा। एंड द वे दे कंस्ट्रक्ट, मलबा पड़ा रहता है, द बैक लेन्स, अगर मैं बात करूँ M ब्लॉक की हो चाहे S ब्लॉक की हो, द बैक लेन्स वो एक मलबा से इन्फेस्टेड जगहें बन चुकी हैं टोटली। उनके ओपन वो रहते हैं, जो उनका पाइप्स जिससे बाहर निकलता है उनका सामान, वो भी वहीं पर फैला रहता है। दे डोंट ओबे द नॉर्म्स एट टाइम्स, इनफैक्ट कवर अप भी नहीं करते बहुत चीज़ें, डस्ट कीप्स फ्लाइंग। एंड इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है, आपको पता है जीके में कितनी हर समय ही कंस्ट्रक्शन लगी रहती है। दैट इज ऑल्सो अ नाइटमेयर। एक ये क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन जो हमने लिया था, W ब्लॉक में स्पीड ब्रेकर्स जब से आए हैं, पीपल थिंक उससे काफ़ी एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, सम वेरी सीरियस एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड। तो एक उस पर भी लोग आपका ध्यान चाह रहे थे। तो ये 2 चीज़ें थी जो आई वॉन्टेड अ कॉमेंट फ्रॉम यू ऑन, स्पेशली द बिल्डर थिंग। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये जो शब्द बिल्डर माफिया हो गया है, ये वाकई उस क्लास के लिए मतलब एक स्टिग्मा की तरह है। जबकि बिल्डर्स जो हैं वो घर बनाते हैं हमारे, हम सबको घर चाहिए होते हैं तो वो घर बनाते हैं, वो ज़बरदस्ती तो नहीं करते। और मैं ये कहूँ, मैं जनरलाइज भी नहीं इसको करना चाहती कि हर बिल्डर जो है, वो जो शब्द आपने माफिया कहा उसका हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन कम। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात को अग्री करती हूँ कि वो माफिया क्यों उसके लिए बन गया, क्योंकि वो मिसयूज बहुत कर रहा है। एग्जैक्टली, मेरा मतलब भी इज टू रेफर टू दोज जो उन्होंने एक माफिया बनाया। अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ अमेजिंग बिल्डर्स हु आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई डोंट मीन टू से टू देम, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो एक माफिया है उसमें। और हर जगह माफिया है, वो चाहे एक टैंकर माफिया बना घूम रहा हो, टैंकर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, चाहे एक बिल्डर माफिया हो, तो उसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल, वो जो मिसयूज करते हैं उस एरिया का, जब तक वो घर बनाते हैं जी, या इवन उसके बाद भी। अभी मैंने देखा, जो आप M ब्लॉक S ब्लॉक की बात करते हैं, अभी मैंने एक लेन में गई थी S ब्लॉक की पूरी। जी जी जी। उन्होंने मतलब जो सीवर है, जो सीवेज का सिस्टम नीचे होता है डाउन, आपको अपनी घर की लाइन डाउन करके सिस्टम नीचे डालनी होती है, वो उन्होंने बिल्कुल टॉप पे डाल दिए। यानी अपनी कंफर्टेबल अपना लेवल देखा,
क्योंकि बेसमेंट सब रेज हो गई हैं, तो ऊपर से ही सीवर की लाइन ली जो आती है और सीधा ऊपर ही डाल दिया। अभी मैं रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पर बड़ा ये इशू आ रहा था कि ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवर, तो मैंने जाके देखा सीवर नीचे तो खाली है, टोटल सीवर नीचे खाली है, लेकिन उन्होंने चूंकि ऊपर डाल दिया, रेन वाटर जब ऊपर उसके फ्लो कर रहा है, वो रेन वाटर ड्रेन साइडों में बंद कर दी बिल्कुल, जो बैक लेंस में हमारे एक नेचुरल ड्रेन्स रखी हुई होती थी, नॉट डीप डाउन, जस्ट एक चैनल, वो सबने अपने अपने रेज कर दी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग ही रेज हो गई नीचे से, बेसमेंट ही ऊपर आ गई, बिकॉज अपने को 17 मीटर की वो हाइट मिल गई, तो उससे हम कितने कितने मीटर पे क्या रखें कोई मैटर नहीं करता, तो हमने वो प्लिंथ लेवल से ही उसको चीज़ों को रेज कर दिया। तो यस, देयर आर सर्टेन मिस यूजेस जो ये बिल्डर्स कर रहे हैं। वेयर कम्स दी एमसीडी का जो फंक्शनिंग है डे टू डे, उस पर आती है कि आपकी बैक लेन्स में, क्योंकि लेन्स जो बैक लेन है वो एमसीडी के साथ होती हैं, पास होती हैं, अगर वहाँ कुछ मिस यूज हो रहा है, वहाँ पे कोई टॉयलेट्स बना करके उसको गंदे तरीके से यूज़ कर रहा है, तो एवरीडे के कामों में एमसीडी को अपनी उन लेन्स को देखना है, और जल बोर्ड को अपने सीवर्स को देखना है कि हमारे सीवर्स मिसट्रीट तो नहीं हो रहे हैं, उसको मिसयूज तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल अथॉरिटीज़ को एवरीडे उनके ऊपर जो है एक चेक होना चाहिए, उनको नॉर्म्स, बिल्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग रूल्स, बिल्डिंग उसमें सब नॉर्म्स हैं उसके पास, लेकिन वो वाकई माफिया इसलिए बन गई है ये कम्युनिटी, क्योंकि ये समझते हैं कि जितना अधिकार हमें मिला है उससे ज़्यादा हम मिसयूज करके उसको कैसे अपनी चीज़ों को कंफर्टेबली निकाल पाएं। और GK2 जैसा एक ऐसा एरिया है जिसमें 40-50 साल पुराने घर हो गए हैं, तो एवरीबडी वांट्स इट टू बी रीमेड, और रीमेड में भी ये कि पहले सिर्फ ग्राउंड अवेलेबल था, अब हमारे पास 4 फ्लोर्स बनना अवेलेबल हो गया, तो फिर इसलिए कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस एरिया में हो रही है। आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज थिंग्स करण जी, जो मेरे जुरिस्डिक्शन की चीज़ें हैं, एज विधायक मेरे पास जल बोर्ड और पानी का है, तो वहाँ कहीं मिसयूज होगा तो मैं डेफिनेटली 100% उस चीज़ को टोकूंगी, रोकूंगी और कोशिश करूंगी कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना हो पाएं। इतना सब कुछ के बीच में शिखा जी, हाउ डू यू अनवाइंड? कभी कुछ हॉबी जो उसको आप फॉलो कर पाते हो, समय मिलता है? हाउ डू यू रिलैक्स फ्रॉम ऑल दिस? कहीं ये माफिया, कहीं पानी नहीं है, कहीं मलबा है, इस पूरे में हाउ डू यू रिलैक्स? मैं इससे पहले आपके W ब्लॉक के जो आपने उनका बात कही स्पीड ब्रेकर्स की जी, वो ज़रूर लेना चाहूँगी जी। देखिए, ये स्पीड ब्रेकर लगना ना, ये पिछले हमारे विधायक जी ने बल्क में परचेज कर लिए थे स्पीड ब्रेकर्स। तो कोई भी कहता था कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए, तो उनको खुश करने के लिए लगाते थे। जबकि जो PWD की रोड्स होती हैं, जो थॉरोफेयर की रोड्स होते हैं, एक होती है इंटरनल रोड्स कॉलोनी की, एक होती है थॉरोफेयर की रोड्स। थॉरोफेयर की रोड्स हमेशा ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ, PWD की कंसेंट के साथ तब लगते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी ने, पूर्व जी ने, जहाँ चाहा, जैसे किसी ने कहा, 2 बंदों ने कहा, उन्होंने वहाँ लगा दिया। अब इसमें भी सर्टेन ऐसे इश्यूज हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं वहाँ स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए, कुछ कहते हैं वहाँ नहीं लगना चाहिए। अभी भी मेरे पास W ब्लॉक के ही कुछ लोग इस रिक्वायरमेंट के साथ आए थे कि हमारे यहाँ के इंटरसेक्शन पे स्पीड ब्रेकर्स लगवा दीजिए। करण जी, तो ये दोनों तरह का इसमें चलता है ओपिनियन, लेकिन फिर बेस्ट तो हमें देखना होता है ना कि कहाँ इसके चांसेस जी एक्सीडेंट होने के हैं और कहाँ ये यूजफुल हो सकता है। अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है तो उसमें फिर हम को ये देखना चाहिए कि बिल्कुल लो, जो एक जस्ट एक चेक भी हो ब्रेकर के स्पीड के नाम पे, और फिर वो एक्सीडेंटल भी ना हो, उस तरह से बनाएं। जहाँ वो जिगजैग वाले हमें रोड के ऊपर एक वो बनाते हैं, रिपल्ड जिसको वो कहते हैं इफेक्ट से, वो करना चाहिए। सडनली नहीं बना देना चाहिए कि हमने ये खरीद के रखे हुए थे तो अब ये लगा दो, इन्होंने बोला ये लगा दो। That is the misgovernance जो होती है, people don't understand, and I think you've explained it very beautifully to us today कि the difference between governance, malgovernance and propaganda क्या होता है। जाने से पहले शिखा जी, amidst all of this, ये सब जो चल रहा है पूरा, इतनी चीज़ें, political pressures, everything that happens,
what is the one thing that keeps you going? एक hobby मैं कहूँ, how do you unwind? Is it the support of the family sometimes, or is it just something that you believe in? कैसे आप unwind करते हो? बिल्कुल करण जी, बिना फैमिली की सपोर्ट पे तो कोई पॉलिटिशियन काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा 24 आवर्स जॉब होता है। जी जी। तो वो समझते हैं, इस बात को जानते हैं, तब हम ये कर पाते हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन का जो ये रहता है तरीका, वो मेरा फैमिली में बैठने का ही रहता है। सो इफ़ आई गेट टाइम, समटाइम्स इट सो हैपन्स कि आप लेट नाइट तक भी घर पहुँचे हैं, तो फिर सबको अपना अपना वो करना होता है। बट मोस्ट जब मुझे ये मतलब होता है कि मेरे पास समय मिले, तो फैमिली टुगेदर बैठे और फैमिली के जो आपस के हल्के फुल्के बातचीत, हमारी फैमिली में एक है ही है कि कुछ ना कुछ ह्यूमरस, कुछ ना कुछ है, उस बात को करके वो लोग कुछ रील्स दिखा करके कुछ ये बहुत सारी, तो आज हमें राहुल गांधी की रील्स जो देखने को मिलती है ना शाम को, उसी से बड़ा मनोरंजन होता है। तो वो अनवाइंड होने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। देन आई वॉच टीवी, उसमें जो है एक कुछ सीरियल्स, कुछ ऐसे विद माय हस्बैंड, वी सिट टुगेदर एंड I met you, when I met you तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे एक सामान्य परिवार होता है जो जस्ट टीवी देखना, फिल्म्स देखना, एंड यू आर वेरी अपडेटेड, बाय द वे यू आर वेरी अपडेटेड, कौन सी फिल्म्स, कौन सी सीरीज, क्या चल रहा है, तो एंड वेरी अप टू डेट विद द ट्रेंड्स। हालांकि यू आर नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, बट आपको सब कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है। जी, थोड़ा वही फैमिली में बैठ करके, my daughter is a solicitor, son is into finance, तो वो दुनिया भर की चीज़ें वो बताते हैं, तो मेरे लिए वो एक नॉलेज का सोर्स भी हो जाता है। कुछ खुद से भी थोड़ा जानकारी लेने की आदत रहती है। एंड टीवी तो एक रहता ही है, न्यूज़ देख करके भी आप बहुत सारी चीज़ें, वो भी एक पार्ट ऑफ वो है कि वो ज़रूर आधा घंटा वॉच करके देख ही लेना है। बट देन अल्टीमेटली थैंक्स टू OTT एंड द एंटायर प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें एक अच्छा सोर्स रहता है अपने आप को थोड़ा। शिखा जी, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर आपसे बात करते हुए। आपने बड़ी बेबाकी से और बड़े विस्तार में आज हमको और हमारी जनता को पूरा समझाया अबाउट हाउ गवर्नेंस वर्क्स, हाउ द लाइफ ऑफ एन MLA इज, एंड योर जर्नी ऑनेस्टली हैज़ बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड वी होप कि आपको और शक्ति मिले, आप और अच्छा काम करें, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू वन एन इलेक्शन जहाँ people weren't expecting that much, and you did it through sheer decency and humility. Thank you so much, Karan ji, for all this, because मैं तो यही प्रार्थना भगवान से हमेशा करती हूँ कि बस उतना सक्षम बना दो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और जिन एक्सपेक्टेशन से लोगों ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको पूरा कर सकूँ। बस इतना टाइम, इतना जो है वो कैपेबिलिटी हो जाए। थैंक यू सो मच शिखा जी। आज का जो हमारा एपिसोड रहा, अक्सर हम लोग हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस जिनका एक PR बैंड वैगन होता है, उनको हम लोग अक्सर बात करते हैं। आज का मेरा इंटेंशन था टू गिव यू अ स्नीक पीक इनटू द लाइफ ऑफ अ वेल एजुकेटेड MLA, जिन्होंने अपने दम पर मेहनत करके, जिनका रियली में इंटरेस्ट है गवर्नेंस में, जो दूर है इस राज मटाज से और चुपचाप अपना काम भी कर रहे हैं, कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, एंड साथ में शी कंटिन्यूज टू ब्रेक ग्लास सीलिंग्स एज अ वुमन। मुझे बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डू राइट टू अस। थैंक यू।